आज की वीडियो एक YouTube मास्टर क्लास होने वाली है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं किस तरीके से आप अपने YouTube चैनल को ग्रो कर सकते हैं। अगर आप YouTube स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत सारी चीजें बहुत टेक्निकल लेवल पे आज आपको समझ में आएगी। आज जो हमारे साथ में गेस्ट है ना, वो बहुत सारे यूट्यूबर्स के टेक्निकली मैनेज कर रहे हैं। आज वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो वेलकम हमारे गेस्ट के लिए। मैं शौर्य, मैं काफ़ी यूट्यूबर्स और ब्रांड्स के साथ काम करता हूँ। अंकुर, रणवीर, भुवन, टू गिव यू एन एग्जांपल एंड जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, पिछले 90 दिनों में अंकुर के चैनल पे हमने 90 मिलियन व्यूज़ ला के दिए हैं। एंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये हमने कैसे अचीव किया है। अरे वाह! ठीक है, स्टार्टिंग से चलते हैं कि अगर मेरे को एज़ अ यूट्यूबर स्टार्ट करना है, तो आज के लिए शॉर्ट कंटेंट बहुत इन है और आपको शॉर्ट में थोड़ा-सा सैटिस्फैक्शन भी मिलता है, करेक्ट। क्योंकि आपको उठने के चांसेस ज़्यादा है, वायरल होने के चांसेस ज़्यादा है। करेक्ट। तो शॉर्ट्स को किस तरीके से प्लान किया जाए? किस तरीके से शॉर्ट्स बनाई जाए? टेक्निकली अगर मैं बात करूँ तो शॉर्ट्स के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट मेट्रिक होती है वो रिटेंशन होता है। बेसिकली आपके कंटेंट में कितने देर तक आप ऑडियंस को रोक के रख सकते हो, ये मेट्रिक इंपॉर्टेंट है बिकॉज यही मेट्रिक यूट्यूब के लिए इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि एक बार यूज़र उसके प्लेटफॉर्म पे आ गया तो वो वहीं पे रहे, वो छोड़ के ना जाए। और अगर आपका कंटेंट रिटेंशन में अच्छा है तो यूट्यूब इनवेरिएबली उसको पुश करेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट मेट्रिक जो है वो मैं रिटेंशन को मानता हूँ। यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगा, जो रिटेंशन की बात कर रहे हो, अगर मैं 1 सेकंड की वीडियो डाल देता हूँ, तो 100% रिटेंशन हो गया। देयर हैज टू बी अ बैलेंस। जिस जो 1 सेकंड आपने बोला, अगर 1 सेकंड की वीडियो है, ऑन एन एवरेज इंसान 1 सेकंड तक देख रहा है, इसको एवीडी बोल देंगे इस 1 सेकंड को, और रिटेंशन हो जाएगा 100%। एक बैलेंस होना चाहिए। यूट्यूब भी बेवकूफ़ नहीं है, सालों लगा दिए एक प्लेटफॉर्म बनाने में, एक एल्गोरिदम बनाने में, अच्छे क्रिएटर्स को आगे बढ़ाने में, इनकंसिस्टेंट क्रिएटर्स को पीछे करने में। तो यूट्यूब समझता है इस चीज़ को। तो एक बैलेंस होना चाहिए आपके एवीडी और रिटेंशन में कि यूट्यूब रिकॉग्नाइज करे कि ये रिटेंशन जो है एक कंसिडरेबल लेंथ पे आ रही है। जब ये होता है दैट्स व्हेन योर कंटेंट क्वालिफाइज कि हाँ अब इसको और पुश मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर क्या है? और जो अगला फैक्टर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो उसका व्यूड वर्सेस स्वाइप अवे रेट है। आपका कंटेंट रिटेंशन पे अच्छा हो सकता है बट आप जितना ज़्यादा नीश बनाएंगे वो उतने कम लोगों को अपील करेगा। तो अगर वो इनिशियली 10 लोगों के फीड पे आ रहा है बट उसमें से 7 लोग आगे वाले शॉट पे बढ़ जा रहे हैं तो भी उसे पुश नहीं मिलेगा, क्योंकि यूट्यूब उस कंटेंट पे बेट नहीं ले सकता। उस कंटेंट को देखने वाले लोग नहीं है प्लेटफॉर्म पे। तो वो ऐसे कंटेंट को क्यों ना पुश करे जो रिटेंशन पे भी अच्छा है और ज़्यादा लोगों के देखने के लिए भी एप्लीकेबल है। तो आपका व्यूड वर्सेस स्वाइप अवे रेट भी बहुत अच्छा होना चाहिए। मेरा मानना है लगभग 60 से 70% के बीच में हो तो आप सही कर रहे हो कुछ। आप 10 में 10 लोग को खुश नहीं कर सकते बट आप 6 से 7 लोगों को आप खुश करने का एम लेके चलिए एंड दैट विल मेक श्योर कि आपका शॉर्ट्स प्लेटफॉर्म पे सही चलेगा। पुराने वाले फैक्टर्स को भी थोड़ा क्वांटिफाई कर दो कि एवरेज व्यू ड्यूरेशन और परसेंटेज जो रिटेंशन है वो कितना होना चाहिए? देखिए, ऑन एन एवरेज इन माय एक्सपीरियंस अगर आपका एवीडी 28 से 30 सेकंड 32 सेकंड के आसपास है और 28 30 32 सेकंड पे आपकी रिटेंशन 85 से 90%, विच मीन्स आपका टोटल कंटेंट लेंथ जो है वो 36 37 मैक्स 40 सेकंड्स तक जा रहा है, तो दिस क्वालिफाइज योर कंटेंट टू बी गुड। बट एक कैवियाट है, अगर आप ऊंचे एवीडी पे बेटर रिटेंशन अचीव कर सकते हो ऑल द मोर बेटर। वो चीज़ मैं क्यों नहीं रेकमेंड कर रहा हूँ, बिकॉज वो अचीव करना डिफिकल्ट है। अगर आपको 50 सेकंड का एवीडी मिल गया 60 सेकंड के कंटेंट पे, रिटेंशन तो इसमें भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, लगभग 80% के ऊपर है रिटेंशन इस पे, बहुत अच्छी बात है। बट कंसिस्टेंटली आप ये अचीव करना रियलिस्टिक नहीं है। हर 1 मिनट की वीडियो अगर आप डाल रहे हो और आप 50 सेकंड तक होल्ड कर सकते हो ऑडियंस को, तो आप टॉप 1% शॉर्ट्स क्रिएटर, और वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। इन विच केस आप लेंथ थोड़ा छोटा कर लीजिए, आप एवीडी को 30 टू 34 सेकेंड्स का एम करिए, आप टोटल लेंथ 40 के नीचे रखिए। दैट विल इंश्योर दैट यू हैव अ बेटर चांस टू गेट अ हायर रिटेंशन। आप मोर कंसिस्टेंटली उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। हमने मेट्रिक्स की बात कर ली बट यूट्यूब के लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक एनालॉजी यूज़ कर लेते हैं। जब आप एक फ्रूट वेंडर के पास जाते हैं और वो एक कटोरी भर एप्पल आपको बेच रहा होता है, तो आप दो बास्केट हैं, आप देख लीजिए कि जिसमें 6 अच्छे एप्पल है, एक गंदा एप्पल है, और एक है जिसमें 6 गंदा एप्पल है, एक अच्छा। आप कौन सा खरीदेंगे? जिस पे ज़्यादा अच्छे है। बट आप उसके साथ वो एक गंदा एप्पल भी खरीद रहे हैं। बेसिकली अगर आप 6 अच्छे कंटेंट पीसेस पुश कर रहे हैं तो वो जो गंदा कंटेंट है उसको भी थोड़ा पुश मिल जाएगा।
बट अगर आप एक अच्छा कंटेंट पुश कर रहे हैं 7 के बीच में, एक हफ्ते में रोज अगर आप एक डालें, तो वो अच्छा भी बेनिफिट नहीं करेगा। अब आप फिर सोचने लग जाएंगे कि इस पे तो रिटेंशन अच्छी है, इस पे तो एवीडी अच्छी है, ये क्यों नहीं चला? फिर वो इसलिए नहीं चला क्योंकि वो 6 गंदे एप्पल्स के बीच में था। तो कंसिस्टेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तब जाके मोमेंटम बिल्ड होता है। मोमेंटम बिल्ड होता है तो वॉल्यूम आती है। ठीक है, कंसिस्टेंसी से क्वेश्चन निकल के आता है फ्रीक्वेंसी का। हाँ, कितनी फ्रीक्वेंसी रखें? वॉल्यूम गेम अगर आप खेल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जितने ज़्यादा शॉट्स पुश करो उतना अच्छा। बट अगर आपको एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी लेके चलनी है जिससे आप एक कंसिडरेबल ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं, आपको एक हफ्ते में 7 या एक दिन में एक शॉट तो डालने पड़ेंगे। ये जो मैंने अंकुर के चैनल का एग्जांपल दिया आपको, जिसमें हमने 90 दिनों में 90 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ किए हैं, इसमें से डेली कंट्रीब्यूशन लगभग शॉर्ट्स का 6.5 लाख से 7 लाख का होता है। और हम एक दिन में एक शॉट से ज़्यादा हमने कभी नहीं डाला है, कभी नहीं। तो इस फ्रीक्वेंसी पे ये स्केल अचीव करना पॉसिबल है। अगर आप इस पे डबल डाउन कर सकते हैं, ट्रिपल डाउन कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। बट मेक श्योर कि आप जितना ज़्यादा कंटेंट बढ़ाएंगे, 7 में से 5 कंटेंट पीसेस में रिटेंशन अचीव करना इज ईजियर दैन 14 में से 10, ईजियर दैन दैट। सो मल्टीप्लाई होता रहेगा तो आपको कंसिस्टेंसी भी लीनियरली मेंटेन करनी होगी, जो डिफिकल्ट होता जाएगा। तो आप उसी पेस पे मेंटेन करें जिस पे आपको लगे कि आप कर सकते हैं, क्योंकि एक बार आपने कंसिस्टेंसी दे दी प्लेटफॉर्म को, उसको आदत हो जाती है। आप कंसिस्टेंसी से हटेंगे, फिर आप वापस आएंगे करने, कंटेंट पुश नहीं होगा, फिर आप सोचेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। तो कंसिस्टेंसी से नहीं हटना है। तो एक आप कमिट कर दीजिए कि मैं हफ्ते में 7 डालूंगा, मतलब डालूंगा। एक बार मैंने शुरू कर दी तो मैं नहीं करूंगा। भले आप चाहे आज मत शुरू करिए अपना कंटेंट क्रिएशन जर्नी, कल मत शुरू करिए, एक महीने बाद करिए, बट तब करिए जब आपके पास रोज कंटेंट डालने के लिए हो, या आप एक ऐसा फ्रेमवर्क अपने लिए जस्टिफाई कर पाए कि हाँ, मैं इस स्पीड पे अगर काम करूंगा तो मेरा चैनल इनवेरिएबली इन्फिनिटली लॉन्ग हर दिन एक कंटेंट पीस देख पाएगा। तो अभी आपने 2-3 चीज़ें बोली थी। एक बोला था स्वाइप अप रेट। तो स्वाइप अप रेट को इम्प्रूव करने के लिए एक तो ऐसा कंटेंट बनाएं जो हमारी ऑडियंस पसंद करेगी। दूसरा, स्टार्टिंग का हुक बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी रुकेगी। तो हुक कैसे बनाया जाए? आप अपने कंटेंट को स्टडी करिए, किस तरह का कंटेंट ऑडियंस को अच्छा लगता है। अब क्योंकि इतना सारा डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है यूट्यूब में, और ऐसा कोई डेटा नहीं है जो यूट्यूब आपको नहीं देता है। हर चीज़ के पीछे क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सब यूट्यूब आपको दे सकता है। तो आप 10 शॉर्ट्स निकाल लीजिए अपने, या पिछले आप मान लीजिए कि 2 महीने से आप शॉर्ट्स बना रहे हैं। इन 2 महीने के शॉर्ट्स, मतलब मैं मान के चल रहा हूँ आपने रोज एक डाला तो आपके पास 60 शॉर्ट का डेटा हो गया, 60 शॉर्ट्स का डेटा हो गया। उसमें आप स्टडी कर सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे शॉर्ट्स हैं जिनकी व्यूड वर्सेस स्वाइप अवे रेट जो है वो आपके एवरेज से ज़्यादा है। फिर आप जाके 2 चीज़ें कर सकते हैं। पहली चीज़ जो आप करेंगे वो आप ये देखेंगे कि इन टॉपिक्स में कुछ कॉमन पैटर्न है। अगर मैं अंकुर की चैनल की बात करूं तो मुझे पता है कि मैं शॉर्ट्स काफ़ी टॉपिक्स पे बनाता हूं, बट जो शॉर्ट्स बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं वो ये है जिसमें मैं पर्सनल फाइनेंस की बात करता हूं, जिसमें मैं कमोडिटीज़ खरीदने के रूल्स डिफाइन करता हूं। वो चीज़ें लोगों को अच्छी लगती है। अगर हुक में अंकुर ये कह रहे हैं कि गाड़ी खरीदने का इंडियन रूल, या घर खरीदने का इंडियन रूल, या क्या आप 1 करोड़ का घर अफोर्ड कर सकते हैं, ये मेरे हुक्स हो गए जो मुझे डेटा बता रहा है कि जब आप इस तरह से हुक्स यूज़ करते हैं, जब आप इन टॉपिक्स पे कंटेंट बनाते हैं, तो जो स्वाइप रेट होता है लोगों का कम होता है, व्यू ज़्यादा लोग करते हैं। तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ हाई रिटेंशन, मैंने डेटा निकाला, मैंने देखा किसका व्यूड रेट हाई है, मैंने उनको अलग करके स्टडी कर लिया। एक बार टॉपिक बेस्ड एनालिसिस कर लिया कि हाँ, पर्सनल फाइनेंस इज़ बेटर। दूसरा, मैंने वीडियो खोल खोल के देख लिया कि स्टार्ट कैसे किया है मैंने, व्हाट इन द कंटेंट कुड हैव मेड पीपल स्टे ऑन इट। वहाँ से मैं कुछ हाइपोथेसिस डिराइव कर लूँगा, शायद रूल्स अच्छे चल रहे हैं, शायद घर खरीदने वाला अच्छा चल रहा है। ये मेरे हाइपोथेसिस है अभी जो मुझे समझ आया डेटा से। इसको मैं वैलिडेट करने के लिए कंटेंट वापस पुश करूँगा, एक इस हुक के साथ, एक दूसरे हुक के साथ जो मेरे हाइपोथेसिस में है। वैलिडेट हो जाएगा तो मुझे पता चल गया कि कौन सा कंटेंट बेटर कर रहा है। दोनों अच्छे चल गए तो मुझे ये भी वैलिडेट हो जाएगा कि दोनों तरह के कंटेंट अच्छे चल रहे हैं। डेटा ही नहीं है किसी के पास, तो कोई शुरू कर रहा है जस्ट, हाँ, तो कैसे करे? तब तो उनको शुरू करना पड़ेगा। अब देखिए, किसी को भी ये जाने बिना नहीं शुरू करना चाहिए कि वो क्या बनाना चाहते हैं। जब उनको ये पता चल गया वो क्या बनाना चाहते हैं, ऐसा काफ़ी रेयर होगा कि जो वो बनाना चाहते हैं वैसा किसी ने कभी कुछ बनाया ही नहीं। तो उनने वो जो भी बनाना चाहते हैं, आप जैसे मान लीजिए कि कभी अगर मैं यूट्यूबर बनूं तो मैं टेक के ऊपर वीडियो बनाना चाहूँगा, बट ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि टेक के ऊपर बनाने वाला मैं पहला क्रिएटर हूँगा। मेरे पास इतना प्लेथोरा पड़ा है रिसोर्स का, मैं अपने फेवरेट यूट्यूबर्स के चैनल पे जाके देख सकता हूँ वो किस तरह का शॉर्ट्स बना रहे हैं,
वो किस तरह का लॉन्ग फॉर्म बना रहे हैं, मैं उससे इंस्पिरेशन लेके अपने चैनल पे रिक्रिएट करूंगा, मैं वहां से सीखूंगा। तो मेरे पास इंस्पिरेशन की कमी नहीं है। तो जब तक डेटा नहीं आ रहा है आप बिल्कुल इंस्पिरेशन ले सकते हैं, बिकॉज आपके पास प्रूफ ऑफ परफॉर्मेंस है। आप आज किसी भी चैनल पे जाके देख सकते हैं कि उनके टॉप परफॉर्मिंग कंटेंट कौन से हैं। जैसे ही आपने कर लिया, अगर आप समझ पा रहे हैं कि किस तरह के कंटेंट को ज़्यादा अच्छा व्यूज़ मिल रहा है या ज़्यादा अच्छा ट्रैक्शन मिल रहा है, आप वो चीज़ अपने चैनल पे करने की कोशिश कर सकते हैं। ओवर द कोर्स ऑफ 2-3 मंथ्स आपके पास इतना डेटा आ जाएगा कि आप खुद के डेटा से स्टडी करके बता सकेंगे कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, मुझे किन चीज़ों को डबल डाउन करना है, किन चीज़ों को एलिमिनेट करना है। ठीक है, समझ गया। मतलब जो भी आप कैटेगरी में काम करना चाहते हो, उस टाइप के कंटेंट क्रिएटर्स की आप रील्स देखो, देखो उनके हुक क्या है और उसी को इटरेट करने की कोशिश करो। अपने फॉर्म के अंदर कंटेंट बना के डालो। जब आप 3 महीने मतलब 90 पीसेस ऑफ कंटेंट मोटा-मोटी डाल दोगे, तब आपके पास में अच्छा खासा डेटा आ जाएगा। बेस्ड ऑन डेटा हम आगे कर रहे हैं। अब बात करिए आपने एवीडी और आप बात भी कर रहे थे मुझसे स्क्रिप्टिंग की। तो एवीडी बनाने के लिए स्क्रिप्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। कैसे स्क्रिप्टिंग करी जाती है? सो बेसिकली आप लोगों को अगर मैं आइडिया दे दूं तो पिछले 90 दिनों में ऑन एन एवरेज अंकुर के चैनल पे जो रिटेंशन है शॉर्ट पे वो 85% का है, विच इज कंसिडर्ड गुड। दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग द व्यूज दैट वी आर नाउ। हम इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए हमने बहुत सारी एक्सपेरिमेंट्स की हैं, बहुत सारी एक्सपेरिमेंट्स। अगर आप पॉइंट ए से पॉइंट बी, पॉइंट बी से पॉइंट सी, पॉइंट सी से पॉइंट डी, जहाँ पे लोगों को आखिरी पॉइंट पता है क्या है, तो लोग बने रहते हैं। मैं अगर आपको एग्जांपल दे दूं तो मैं बेसिकली आपको बता देता कि चलिए पिछले 10 सालों में इन्वेस्ट करके ये रिटर्न रहा है इन 5 लोगों का, लोएस्ट टू हाईएस्ट। तो लोगों को बेसिकली पता है कि जो फाइनल पॉइंट है वो किसी ऐसे पर्सन का रिवील है जिसने इन्वेस्टमेंट करके सबसे ज़्यादा पैसे बनाए पिछले 10 सालों में। बट मैं स्टार्ट सबसे कम पैसे वालों पे कर रहा हूँ। बेसिकली शायद लोगों को फ़र्क ना पड़े इस चीज़ से कि दूसरा तीसरा चौथा कौन है, बट लोग सिर्फ इसलिए देखना चाहेंगे ताकि वो जाने कि वो 5वां इंसान कौन है जिसने सबसे ज़्यादा पैसे कमाए। तो मेरा हुक यहाँ पे ये था कि ये 5 लोगों ने इन्वेस्टमेंट से सबसे ज़्यादा पैसे कमाए हैं और मैं नीचे से स्टार्ट कर रहा हूँ। सबकॉन्शियसली मैंने व्यूअर के दिमाग में डाल दिया कि लास्ट तक पहुँचने के लिए उसको बाकी शॉट तो देखना पड़ेगा, और जब वो देखेगा मेरा मोटिव अचीव हो गया, हाई रिटेंशन का मोटिव अचीव हो गया, हाई टॉप लाइन आ गई मुझे, क्योंकि बाकी लोगों को इंटरेस्ट है, मैं मान के चल रहा हूँ ये जानने में। लिस्टिकल तो समझ में आ गया। लिस्टिकल वाला बना रहे हो तो 5 पे बताएँगे। कई लोगों को मैं ऐसा देखता हूँ कि आपको मैं 5 तरीके बताऊँगा जिसमें चौथा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड तक देखना। वो जान करके वो 5वां नहीं बोलेंगे, चौथा बोल देंगे। ये तो समझ में आ गया। बट लिस्टिकल के अलावा अगर बात करके चले, कोई एजुकेशनल टॉपिक हो या फिर कुछ ऐसा हो? Educational topic, I think it's a hit and miss on shorts as of this moment in time. If you can find a way to make sure that your content is progressionary, मतलब एक चीज़ के बाद ही दूसरी चीज़ हो रही है, जैसे लिस्टिकल में भी बेसिकली होता यही है। मतलब आपका क्यों कोई कंटेंट देर तक देखे, ट्विटर पे थ्रेड लिखी थी, उसके बारे में मैं एक ब्रीफ में बात कर देता हूँ। हर कोई कंटेंट इस लेंस से देखा जा सकता है कि कुछ बिल्डअप हो रहा है और वो बिल्डअप का जो एंड है वो यूज़र के लिए सेटिस्फाइंग है। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं आज कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ या इस फ्रेमवर्क या प्रिंसिपल को कैसे देखा जा सकता है, ऐसे काफ़ी सारे शॉर्ट्स बहुत लोगों ने देखे होंगे कि कोई रैंडम इंसान जाके यूनिवर्सिटी के बच्चों से बोलता है कि आप ये आंसर देंगे तो मैं आपको 20 रुपये दूंगा। जब वो सही आंसर दे देता है तो क्वेश्चन पूछने वाला क्या बोलता है, क्या आपको ये 20 रुपये चाहिए या आप अपना रिस्क डबल करके एक और क्वेश्चन खेलना चाहेंगे। जैसे ये चीज़ हो गई, देखने वाले का एंटिसिपेशन बढ़ चुका है ये जानने के लिए कि ये आंसर करने वाला कब तक रिस्क लेगा, डबल करते करते वो अमाउंट कहाँ तक पहुंचेगा। तो मैंने एंटिसिपेशन क्रिएट कर दी। दैट्स द थिंग दैट्स इंपॉर्टेंट। यूट्यूब पे आपको रिटेंशन के लिए एंटिसिपेशन बिल्ड करना पड़ेगा विथ एन एंड पॉइंट दैट द यूजर कैन कॉम्प्रिहेंड। इन दिस केस कितना पैसा डबल होके कहाँ रुकेगा या कितने पैसे खो सकता है ये आदमी। हो सकता है डबल करते करते आखिरी क्वेश्चन गलत आंसर कर दे, सारे पैसे चले जाएंगे, बट वो पैसे का अमाउंट एक्साइटिंग होता है देखने वाले के लिए। तो हर कंटेंट को इस लेंस से देखा जा सकता है। शॉर्ट फॉर्म में है तो ये भी प्रोग्रेशनरी, ये लिस्टिकल नहीं है लेकिन। तो हर कंटेंट को, और टाइम लगता है यहाँ तक पहुँचने के लिए, हर कंटेंट को किस तरह से हम बेंड करें कि एंटिसिपेशन बिल्ड हो रही है, लास्ट में जो चीज़ रिवील होगी वो यूज़र के लिए एक्साइटिंग होगी, व्यूअर के लिए एक्साइटिंग होगी। तो समय लगता है, बट बेसिकली मेरा यही मानना है कि हर कंटेंट को इस लेंस से देखा जा सकता है
अगर वो लिस्टिकल हो तब भी, अगर लिस्टिकल ना हो तब भी। ठीक है, अगर मैं एडिट की बात करके चलूँ, तो एडिट में किस चीज़ का ध्यान देना है? क्योंकि मैंने देखा है अलग-अलग टाइप की रीलें चल रही है। कहीं पे बिना एडिटिंग वाली है, कहीं पे हाईली एडिटेड है और कहीं पे उसके बीच की है। आई थिंक एडिटिंग को सोल कंट्रीब्यूशन या एज अ सोल फैक्टर नहीं कंसिडर किया जा सकता है एक शॉर्ट की सक्सेस में। वो लिखा कैसे है, उसको नैरेट कैसे किया जा रहा है, क्योंकि आपने अभी बेसिकली यही बोला, हर तरह की एडिटिंग चलती है, फास्ट पेस्ड एडिटिंग भी चलती है, कहीं पे एडिटिंग नहीं भी किया है, कहीं पे बहुत भारी एडिटिंग है। ऐसा क्यों? क्योंकि एडिटिंग के अलावा भी जो बाकी फैक्टर्स होते हैं वो भी जस्ट एज इम्पोर्टेंट होती हैं। उसका नरेशन, उसकी स्क्रिप्टिंग, all of these things are important that contribute to the end goal which is a success of a content format. तो मैं रिस्ट्रिक्ट नहीं करूँगा किसी को भी कि हाँ इसी तरह से एडिट करो। आप बेसिकली सारी चीज़ों को उतने ही ध्यान से करो जितना आप एडिटिंग पे ध्यान दोगे, या जितना आप स्टोरी टेलिंग पे ध्यान दोगे, या जितना आप स्क्रिप्टिंग पे ध्यान दोगे, या जितना स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन पे ध्यान दोगे। रीपर्पस की बात करके चलूँ, जैसे लॉन्ग फॉर्म कंटेंट होता है, तो हमने एग्जिस्टिंग कंटेंट बना रखा है, उसकी आजकल रीलें आती है। तो उसके अंदर एडिटिंग में क्या ध्यान दे रहा है? उसके अंदर एडिटिंग में बेसिकली ये तो थोड़ा सा मैं प्रेफर नहीं करता। मैं जिन लोगों के साथ काम करता हूँ, मेरी कोशिश रहती है कि मैं उनको ये चीज़ कन्वे कर पाऊँ कि आप जो है शॉर्ट्स वो अलग से आप शूट करेंगे। मैं लॉन्ग फॉर्म कंटेंट से काट के नहीं डालूंगा शॉर्ट्स। जब आप ये चीज़ करते हो, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट से शॉर्ट्स काट के डालते हो, आप रिलाई कर रहे होते हो जितनी भी देर तक क्रिएटर ने उस लॉन्ग फॉर्म के पार्ट में बात की होती है, जिसमें उसका कंटेक्स्ट बाकी वीडियो के इंडिपेंडेंट भी बने, जिसमें मैं लेंथ का कंट्रोल खो देता हूँ। क्योंकि अगर मुझे चाहिए कि मैं 35 से 40 सेकंड की लेंथ एक्सीड ना करूँ, और कोई भी 35 से 40 सेकंड वीडियो में ऐसा नहीं है जो मैं डालूं और देखने वाले को पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाए बिना लॉन्ग फॉर्म वीडियो देखे, तो मेरा गोल यही रहता है कि आप अलग से शूट करिए। मेरे को पूरा कंट्रोल चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर वो चीज़ तालमेल बैठे अगर मैं लॉन्ग फॉर्म से शॉर्ट्स काट के डाल रहा हूँ। कि आप प्रोग्रेशनरी भी आप कंटेंट बात कर रहे हैं, आप एंटिसिपेशन भी बिल्ड कर रहे हैं, आप कैसे इतनी सारी चीज़ का ध्यान रखेंगे 40 सेकंड में जब आप एक 10, 12, 20, 30 मिनट का वीडियो शूट कर रहे हैं। तो अगर अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट होती है कि ये चीज़ हो रहा है, वेल एंड गुड, बट चांसेस इसके इतने कम हैं कि मैं कोशिश करता हूँ कि डेडिकेटेड शूट हो तो बेटर है। बिकॉज फिर आप कॉन्टेक्स्ट पे रिलाई करते हो, और आप कॉन्टेक्स्ट पे अगर रिलाई कर रहे हो तो फिर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी चली जाती है लेंथ की। तो अभी हमारा एक दूसरा चैनल है साहिल खन्ना टॉक शो, वहाँ पे हम रीपर्पस करके ही डाल रहे हैं कंटेंट और दबा के उठ रही है। तो वहाँ की मैं अपनी लर्निंग शेयर कर देता हूँ ऑडियंस के साथ में, हमारे साथ क्या रहा। तो हम रीपर्पस में क्या ध्यान दे रहे हैं, जैसे एग्जांपल के लिए वीडियो थी 1 घंटे की, उसके अंदर हमने 5 चीज़ों के बारे में बात करी थी। तो जिस एक चीज़ के बारे में बात करी थी ना, उस चीज़ को उठा लो और उस चीज़ को कम से कम करने की कोशिश करो। हमने तो ऐसा कर रखा है। और जैसे अपने एंटिसिपेशन की बात करिए, वही करना है। जैसे एग्जांपल के लिए उन्होंने बताया कि अगर आप ये करते हो तो ये हो जाता है और इसको करने के लिए आपको ये करना है। तो वो सीधा बोल रहे हैं कि नौकरी लग रही तो ये करे। फिर आगे वो कॉन्टेक्स्ट आ गया जो भी था कंटेंट का। तो हम क्या करते हैं, कंटेंट को आगे पीछे भी कर देते हैं रील बनाने के, रीपर्पस करने के लिए। तो जो आप प्रोग्रेशन कह रहे हो, हम कोशिश कर रहे हैं प्रोग्रेशन करने की, कि कुछ ऐसा हुक क्रिएट कर पाए आगे। वो जो लीनियर था, मतलब लॉजिकली एक दो टाइप की रेटिंग हो गई, लीनियर नॉन लीनियर। तो हम कोशिश करते हैं कि लीनियर कट हो ही ना, कि मतलब जिन लोगों को नहीं पता समझा देता हूं। मतलब हमने एक सेक्शन निकाल, मान के चलते हैं 2 मिनट से 10 मिनट के बीच का कंटेंट है जिसके हम रील बना रहे हैं। तो एक पार्ट आ रहा है 2 मिनट 10 सेकंड का, फिर 5 मिनट से आ रहा है, फिर 3 मिनट से कुछ आ रहा है, फिर 8 मिनट से कुछ आ रहा है, ऐसे कर करके एक रील बन गई। समझा। और वो अपना कंट्रोल भी रहता है, येट मुझे ऐसा लगता है कि उससे रीपर्पस वाले कंटेंट से लॉन्ग फॉर्म पे भी चला जाता है। 1-1.5% क्लिक आ रहा है, मैं तो खुद ही लिया, मैं कहता बहुत बढ़िया चीज है। पहली फ्री का कंटेंट आ रहा है, मतलब कुछ तो है ही नहीं, रिपर्पस ही तो कर रहे हैं, और उससे मेन पे भी ट्रैफिक बढ़ रहा है। अगर हम 5 रील्स डाल रहे हैं अभी करेंटली, शॉर्ट्स 5 शॉर्ट्स अ डे डाल रहे हैं, तो अगर 1-1 लाख छू रही है तो 5 लाख शॉर्ट तो ऐसे ही आ गए। अगर 1-2% आ रहा है तो फ्री का ट्रैफिक आ रहा है ना वो तो मतलब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपसे वो बोलूंगा कि कर सकते हैं रीपर्पस जिनके पास में एग्जिस्टिंग कंटेंट है। बिल्कुल, मैं मतलब रिपर्पसिंग के अगेंस्ट कुछ नहीं है, मैं बस बोल रहा हूँ। अब हम जिस तरह का कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, या मैक्सिमम मैं जिन क्रिएटर्स के साथ काम करता हूँ, शायद ये अपॉर्चुनिटी इतने वास्टली प्रेजेंट नहीं होती है लॉन्ग फॉर्म वीडियो से, विच इज़ वाई आई प्रेफर कि अलग से शूट हो। बट बेसिकली आप अगर सारी बातें भी भूल जाएं, तो सबसे पहली बातें ना भूलें कि रिटेंशन अच्छा होना चाहिए, व्यू रेट अच्छा होना चाहिए। अब आपका कंटेंट कैसा भी हो, मेरी लर्निंग ये रही है कि मैं लिस्टिकल्स प्रेफर करता हूँ, प्रोग्रेशन प्रेफर करता हूँ, एंटिसिपेशन बिल्ड करना प्रेफर करता हूँ, बट स्क्रिप्टिंग एक क्रिएटिव
काम है। ज़रूरी नहीं है आप मेरी तरह से करें या कोई भी मेरी तरीके से करे। वो आप अगर अपने तरीके से रिजल्ट ला पा रहे हैं तो देयर इज़ नो रीज़न व्हाई यू शुड रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ कि आप सिर्फ वही करें जो मैं कह रहा हूँ या वही करें जो आप कह रहे हैं। व्हाटएवर इज़ वर्किंग आउट फॉर यू, एज लॉन्ग एज आपको वो जो मेट्रिक्स है वो टच हो रही हैं। ठीक है, अब मेरे पास कंटेंट बन चुका है, अब मुझे उस कंटेंट को यूट्यूब पे डालना है और ऑप्टिमाइज़ करना है। तो इसके अंदर क्या-क्या चीज़ों का ध्यान देते हो? बहुत कम एफर्ट है शॉर्ट्स अपलोड करना। तो शॉर्ट्स हम बल्क में आते हैं, बल्क में अपलोड कर देते हैं। जो हर कंटेंट बनाते हैं उसका एक बेस होता है, वो हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि प्रीवियसली वैसा कंटेंट परफॉर्म किया होता है। तो हम वहाँ से टाइटलिंग के क्यूज लेते हैं कि इस तरह का मैं टाइटल दूँ तो लोग स्वाइप नहीं करते हैं, लोग देखते हैं बैठ के। तो बेसिकली यही काम होता है। और एक हैशटैग डालते हैं टाइटल पे, हैशटैग शॉर्ट्स। डिस्क्रिप्शन हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वीडियो टैग्स हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जियो टैग जियो लोकेशन हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कई लोग इंस्टाग्राम में भी, अगर मैं सुपरफिशियल चीज़ें होती हैं, वो ट्रेंडिंग म्यूज़िक लगा दो रील बहुत अच्छा चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो वैसे ही लोग बहुत एसईओ कर दो, वीडियो चल जाएगा, वीडियो टैग्स लगा दो चल जाएगा, 3 हैशटैग लगा दो चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप प्रिंसिपल्स को फॉलो करिए। हम एक हैशटैग यूज़ करते हैं, हैशटैग शॉर्ट्स, टाइटल, पब्लिश, रोज़ एक ही टाइम पे, हर रोज़। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम टाइटल लिख रहे हैं, आगे स्लैश लगा के साहिल खन्ना टॉक शो लिख रहे हैं। अब इसका लॉजिक क्या कर रहे हैं हम, मतलब अगर एक उठती है तो टाइटल अगर सेम होगा तो मैं मान के चल रहा हूँ यूट्यूब को ऐसा लगेगा कि ये वाली और ये वाली सेम है। तो इसलिए हम सबके अंदर वही सेम एक तरह का साहिल खन्ना टॉक शो, साहिल खन्ना टॉक शो डाल रहे हैं, ताकि अगर एक उठती है तो उसके फीड के अंदर हम और भी आने लग जाए। तो इसलिए हम ये वाला हैक यूज़ कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे, पर टैग हमेशा डाल रहे हैं, क्योंकि मैं तो वही कह रहा हूँ, रिपर्पस हम कर ही इसलिए रहे हैं ताकि लॉन्गर फॉर्म के ऊपर ट्रैफिक आए। अब तो यूट्यूब ने टैग सेक्शन में अलग से एक्सप्लिसिटली लिख लिया है कि टैग्स के होने ना होने से आपके वीडियो के परफॉर्मेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। टैग्स बेसिकली यूज़ इसलिए करने हैं कि अगर आप वीडियो में किसी ऐसे चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो कॉमनली मिसस्पेल्ड है, तो वो मिसस्पेल्ड वर्ड्स को आप टैग्स में डाल सकते हैं ताकि यूट्यूब उन ऑडियंसेस को आपके करेक्ट कंटेंट पे रीडायरेक्ट कर पाए। बट टैग्स के होने नहीं होने से वीडियो के परफॉर्मेंस पे, और ये चीज़ ओवर सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स ओवर मल्टीपल चैनल्स डिफाइन हो गई है कि टैग्स के होने ना होने से बहुत ज़्यादा डिफरेंस परफॉर्मेंस में नहीं आता है। इसमें एक चीज़ और है, हम कर रहे हैं वो आप बताना करना चाहिए। मतलब हम देख रहे हैं कि फ़ोन से अगर अपलोड करते हैं, तो फ़ोन से आपको थंबनेल सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, मतलब स्क्रब करने का ऑप्शन आ रहा है, जैसे इंस्टाग्राम पे आता है। बट अगर कंप्यूटर से कर रहे हो तो वो आता ही नहीं है। तो जब हम डिस्कवरी की बात करके चले, शॉर्ट फीड से आ रहा है तो बात अलग है, बट अगर हम यूट्यूब खोलते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे शॉर्ट्स भी आते हैं, तो वहाँ पे थंबनेल एक रोल प्ले करता है। तो आप क्या रिकमेंड करोगे, फ़ोन से अपलोड किया जाए या फिर उससे अपलोड किया जाए, या कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता? पेरेटो प्रिंसिपल होता है, 80% ऑफ द रिजल्ट्स आर ब्रॉट इन फ्रॉम 20% ऑफ द वर्क। तो अब बेसिकली शॉर्ट्स का जो कंजम्पशन होता है वो 90% से ज़्यादा शॉर्ट्स फीड से होता है। तो अगर आपके पास बहुत रिसोर्सेज हैं तो आप तो थंबनेल बना दीजिए डेडिकेटेड शॉर्ट्स के लिए, बट आप बेसिकली वो 10% व्यूज़ के लिए ऑप्टिमाइज कर रहे होंगे अपने शॉर्ट पे। द लार्जर 10 में से वो 9 व्यूज़ आपको आने शॉर्ट्स फीड पे ही, और शॉर्ट्स फीड पे कोई थंबनेल देखेगा नहीं। आप वो डिसाइड करिए कि आप इतने लंबे स्केल पे हैं कि वो 10% व्यूज़ जो है वो एक कंसिडरेबल एब्सोल्यूट कंट्रीब्यूशन दे रहा है आपके चैनल को। अगर नहीं दे रहा है तो मे बी आप अपने रिसोर्सेज बेटर जगह पे लगा सकते हैं एज अगेंस्ट, बिकॉज शॉर्ट्स को वॉल्यूम चाहिए। अगर वॉल्यूम है तो आपको थंबनेल्स काफ़ी सारे बनाने पड़ेंगे, और अगर काफ़ी सारे बनाने पड़ेंगे कुछ और शायद हार्म हो। तो वो आपको डिसाइड करना है कि आप कितनी चीज़ें कर रहे हैं, किस चीज़ को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। आपके पास रिसोर्स हैं, टाइम है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होती हैं कई बार क्रिएटर्स के पास, तो आप प्रायोरिटाइज करिए। मेरा ये मानना है कि अगर आपको ईदर और वाला सिचुएशन हो तो शॉर्ट्स के थंबनेल को ना प्रायोरिटाइज करें, बिकॉज 90% ऑफ द व्यूज़ तो बिना थंबनेल के ही आ रहे हैं। वो 100% इतना सिग्निफिकेंट है कि उसका 10% जो थंबनेल की वजह से आए वो इतना ज़्यादा है, तब मैं कंसिडर कर सकता हूँ थंबनेल्स बनाना शॉर्ट्स के लिए। बट मोस्ट लाइकली वो कभी नहीं होगा, बिकॉज इर्रेस्पेक्टिव ऑफ स्केल 90% तो आपको आने शॉर्ट्स फीड से ही है। अब इसके बाद टॉपिक भी मैटर करता है, जैसे कि अगर मैंने ऐसा देखा कि मैं अगर इस वाले चैनल की बात करके चलूँ, यहाँ पे हम नीश कंटेंट बनाते हैं। मतलब एक वीडियो के अंदर, अभी वीडियो की बात करके चले, कौन देखेगा? जो यूट्यूब शुरू कर रहा है, यूट्यूब करना चाहता है, तो एक स्पेसिफिक ऑडियंस है। ऑल्दो ये सेट बड़ा है बट रिलेटिवली छोटा ही है।
दूसरे वाले चैनल पे हमने देखा, हमने मास को अप्रोच किया कि वहाँ पे ऐसी ऑडियंस है, कोई भी आए। तो हमने देखा यहाँ पर जब हम रील्स डालते थे, शॉर्ट्स डालते थे, नहीं चलती थी। वहाँ पे जब हम सेम कांसेप्ट लगा रहे हैं तो दबा के चल रहा है। तो क्या शॉर्ट्स के अंदर टॉपिक भी मैटर करता है? 100% करता है। आप ये मान लीजिए कि मेरे सामने एक कंटेंट आया कि इबिटडा कैसे कैलकुलेट करते हैं, शायद आप देखेंगे बट मैं नहीं देखूंगा और वो भी नहीं देखेगा। उसके सामने कंटेंट आया कि ये वाला ट्रांजेक्शन कैसे कर सकते हैं, मैं नहीं देखूंगा, आप भी नहीं देखेंगे, पर वो देखेगा। मेरे सामने ये आ गया कि कंटेंट पे सक्सेस ऐसे लाते हैं, मैं देखूंगा पर शायद आप दोनों ना देखें। तो आप अगर नीश कंटेंट बनाएंगे तो व्यूअरशिप रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। बट अगर आप मान लीजिए कि मैं इस तरह का कंटेंट बना रहा हूँ जो हम तीनों के लिए रेलेवेंट हो, कि 1990 में अगर आपके पास 100 रुपये होते और 2020 में आपके पास 100 रुपये होते, तो आप उस समय के 100 रुपये से ये खरीद सकते और 2020 के 100 रुपये से ये खरीद सकते। ये हम तीनों देखेंगे क्योंकि पैसा से तो हम सब बहुत रिलेट करते हैं, इस चीज़ को जानने में क्यूरियोसिटी भी होगी। ये बेसिकली आप वही बात हो गई कि हम ब्रॉड लोगों को केटर कर रहे हैं इस तरह के कंटेंट से। तो 100% बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है नीश में बनाना या नीश में नहीं बनाना। तो इस चीज़ को असेस करना इंपॉर्टेंट है कि आप जिस नीश को फॉलो कर रहे हैं उसकी कंजम्पशन शॉर्ट्स में है या नहीं। शॉर्ट्स पे एज ऑफ दिस मोमेंट इन टाइम इंडिया में 90% व्यूअरशिप फ़ोन से आती है, शॉर्ट्स फीड से, और उसमें से ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन जो है वो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ का है। तो अगर आप बहुत नीश कंटेंट बनाएंगे, फॉर एग्जांपल कि ये 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको सीखनी चाहिए, मैं क्या करूँगा देख के, या आप क्या करेंगे देख के, ये प्रोग्रामर्स देखेंगे, या SD1 से SD2 पे जाने का ये स्टेप है, ये और ऊपर लेवल के प्रोग्रामर्स देखेंगे, तो और ऑडियंस छोटा हो गया। मैं होप करता हूँ मैं सही बात कह रहा हूँ, बट आप समझिए इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप ज़्यादा लोगों को टारगेट करें, आप उन चीज़ों के बारे में बात करें जो ज़्यादा लोग समझ पाएँ, जो ज़्यादा लोग रिलेट कर पाएँ। दैट विल इनवेरिएबली लीड टू अ बेटर व्यू काउंट ऑन शॉर्ट्स। अब केपीआई की बात करके चलूँ तो आपने 2 केपीआई बताए। इसके अलावा भी और कोई केपीआई है? नहीं, मुझे लगता है अगर आपने इन दोनों मेट्रिक्स को प्रायोरिटाइज कर लिया तो आप एट द एंड ऑफ द डे आप समझ जाएंगे। चलिए, आपको अगर थोड़ा और डीप में जाना है तो आप ये समझ लीजिए कि आपका, एक मैं मेट्रिक बता देता हूँ, लाइक्स टू व्यू रेशियो। अब 2 कंटेंट है, आप मान लीजिए इसका भी व्यूड रेट 70% है, इसका भी 70% है, इसका रिटेंशन भी 85% है, इसका रिटेंशन भी 85% है, बस इसके 1 मिलियन व्यूज़ है, उसके 2.5 मिलियन व्यूज़ हैं। तो अब मैं डिफरेंशिएटर सोचने लगूंगा कि क्या है ऐसा, क्योंकि ये दोनों मेट्रिक्स तो सेम है, पर ये अच्छा किया, पर ये बहुत अच्छा किया, तो क्या फ़र्क है। तो अब मैं चेक कर लूँगा कि क्या इसकी लाइकेबिलिटी कम थी, क्या इसकी ज़्यादा थी, क्या इसकी शेयरेबिलिटी कम थी और इसकी ज़्यादा थी। तो बेसिकली आपको ये मेट्रिक बनाने ना बहुत बेसिकली आसान हो जाते हैं कि आप देख लीजिए कि लाइक्स टू व्यू रेशियो क्या है। अगर आपके 100 व्यू हैं इस कंटेंट पे और 5 लाइक्स है, तो 5/100 इंटू 100, 5% की LTV आ गई इसकी। इसकी आप मान लीजिए कि 10 है, तो 10% इसका आ गया। सिमिलरली आप शेयर्स टू व्यू रेशियो भी कैलकुलेट कर लीजिए, तो बेसिकली आपको इससे ये चीज़ का आइडिया लग जाएगा। रेलेवेंसी तो दोनों की लगभग सेम है, 70% व्यूड रेट है और अटेंशन भी दोनों बराबर होल्ड कर रहे हैं। बट देखने के बाद क्या देख के लोगों को लग रहा है कि ओ हाँ मुझे ये पसंद आया, ओ हाँ मुझे ये शेयर करना चाहिए, जिससे और आईबॉल्स आ रहे हैं कंटेंट पे। तो ये दोनों मेट्रिक्स पे भी आप ध्यान दे सकते हैं। बट ऑल इन ऑल ये दो जो टॉप, व्यू टू सब्सक्राइब रेशियो भी देखना चाहिए? व्यू टू सब्सक्राइब रेशियो शॉर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। शॉर्ट्स के लिए, इसलिए नए क्रिएटर्स के लिए शॉर्ट्स एज ऑफ दिस मोमेंट इन टाइम बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसलिए क्योंकि शॉर्ट्स का जो स्केल है वो ओवरऑल चैनल के स्केल पे डिपेंड नहीं करता है। एज अ न्यू क्रिएटर आप अपने शॉर्ट्स पे इतने व्यूज़ ला सकते हैं जो एक 1 मिलियन का, 2 मिलियन का, 5 मिलियन का क्रिएटर ला रहा है, अगर आप मेट्रिक्स के लिए ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। बट लॉन्ग फॉर्म पे ऐसा नहीं है। अगर आपका 100K का चैनल है, मेरा 10K का चैनल है, हम सेम कंटेंट डालते हैं, या आप मान लीजिए मेरा आपसे थोड़ा सा बेटर भी है, तो आपके कंटेंट को ज़्यादा व्यूज़ आएंगे क्योंकि उसका इन्फ्लक्स ज़्यादा लोगों में हो रहा है इनिशियली, वॉच टाइम ज़्यादा आ रहा है, यूट्यूब का सेफ बेट है उस चीज़ पे, उसको, उस वीडियो को बढ़ाना। तो लॉन्ग फॉर्म में तो ये आ जाता है कि चैनल का साइज़ छोटा है तो वीडियो को बढ़ने में मुश्किल होगी। बट अगर आप शॉर्ट्स क्रिएट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है, यूट्यूब आपको उतनी दिक्कत नहीं देता है। द स्केल ऑफ योर शॉर्ट डज नॉट डिपेंड ऑन द स्केल ऑफ द चैनल। अभी आपने एक बात करी थी क्वालिटी ऑफ ऑडियंस की, टीयर 2 टीयर 3 की आ रही है। तो यहाँ पे मेरा एक हाइपोथेसिस है कि 2 टाइप की ऑडियंस है इस टाइम पे यूट्यूब पे। एक है जो कि आती है शॉर्ट फीड पे क्लिक करती है, स्वाइप अप स्वाइप अप स्वाइप अप स्वाइप अप। अब ये टीयर 2 टीयर 3 और मैं कहता हूँ टीयर 1 वाले भी बहुत सारे लोग बैठे हैं
जो ये काम कर रहे हैं। अब ये लोग रिलैक्सेशन के लिए बैठे हैं, दिमाग पे लोड नहीं चाहिए इनको। और दूसरी फॉर्म ऑफ कंटेंट है जो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट देखना पसंद करती है। अभी के टाइम पे यूट्यूब बहुत ज्यादा पुश कर रहा है शॉर्ट को, इसके चक्कर में एक मेजर चंक ऑफ ऑडियंस शॉर्ट पे चला गया है। और अगर आप देखोगे लॉन्ग फॉर्म कंटेंट के व्यूज कम होने शुरू हो गए हैं थ्रू आउट हर जगह पे, और ज्यादा लंबे कंटेंट के तो और ज्यादा घट रहे हैं। तो मेरा एक हाइपोथेसिस है जिसको अभी मैं टेस्ट कर रहा हूं, मुझे नहीं पता, इस वीडियो के अंदर भी हम वही टेस्ट करने वाले हैं। तो बहुत क्वालिटी कंटेंट लाएंगे बट उसको सुपर लॉन्ग कर देंगे। सुपर लॉन्ग मतलब इतना लंबा कर देंगे सिर्फ वही लोग देखे जो एकदम सीरियस है। पहले ही ड्यूरेशन देख के ही हमने एक तरह से आप कह लो सीटीआर ब्लॉक कर दिया। तू तभी क्लिक करियो तेरे बस की 3 घंटे की वीडियो देखना या 2 घंटे की वीडियो देखना। तो मैं देख रहा हूं, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है अभी तक जो हमने वीडियोस डाली है व्यूज ठीक आ रहे हैं। नॉर्मली हमारी चैनल डेड हो गया था, ये वाला ऑलमोस्ट डेड की तरफ आ गया था, व्यूज ही नहीं आ रहे थे। हमने सुपर लॉन्ग डालना शुरू किया, व्यूज आने शुरू हो गए। तो मुझे लगता है कि अभी 2 ऑडियंस बढ़ जाएगी, एक जो सिर्फ लॉन्गर फॉर्म देखना ही प्रेफर करेगी, यूट्यूब खोलेगी लॉन्गर देखेगी, और एक होगी जो शॉर्ट कंज्यूम करेगी। तो आपको भी ऐसे लगता है कि बिल्कुल मोर और लेस एसेंशियली यही है, और आपका जो हाइपोथेसिस है काफ़ी लेवल तक बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। बिकॉज आप एक तरह से ये देखिए कि जितने ज़्यादा लोग शॉर्ट्स देखेंगे यूट्यूब उतना कम रेवेन्यू अर्न करेगा। बिकॉज यूट्यूब अपना रेवेन्यू कैसे कमाता है, लोग वीडियो देखते हैं, एड्स देखते हैं, वहाँ से यूट्यूब पैसा कमाता है, उसका शेयर क्रिएटर्स को देता है। बट अगर लोग लॉन्ग फॉर्म कंटेंट देखेंगे ही नहीं तो फिर रेवेन्यू कैसे आएगा? तो यूट्यूब लंबे वीडियोस जो आप कह रहे हैं सुपर लॉन्ग वीडियोस, इनको ज़्यादा पुश करता है। बिकॉज अगर कम लोग देख भी रहे हैं वो ज़्यादा बार एड्स देख पाएंगे। एक लंबे वीडियो पे कम लोग प्रेफर्ड होंगे एक छोटे वीडियो पे ज़्यादा लोग से, या एक छोटे वीडियो पे उतने ही लोग से। आप मान लीजिए कि 100 ही व्यूअर हैं, तो आप उन 100 व्यूअर्स को छोटे वीडियोस की तरफ क्यों रिडायरेक्ट करेंगे? वहाँ पे हर व्यूअर ने एक वीडियो देखा और हर वीडियो में एक ऐड देखा, तो 100 बार ऐड देखे गए। वो छोटे वीडियो से एक ही बार ऐड चलता है। आप मान लीजिए कि एवरेज व्यू ड्यूरेशन आपके लंबे वीडियो का छोटे वीडियो के कंपैरिजन में 10 गुना ज़्यादा है, तो वो शायद 8 से 10 ऐड देख लेगा। तो यूट्यूब का बेसिकली रेवेन्यू जो है वो 10x हो गया ये चीज़ करने से। ये तो मैं बेसिक मैथ्स, बेसिक कैलकुलेशन बेसिक करने के लिए ये चीज़ ऐसे बता रहा हूँ, बट प्रिंसिपल यही है। अगर कम लोग ही देखेंगे तो यूट्यूब उनको लंबे वीडियोस क्यों ना दिखाए, वो उनके व्यूअरशिप को ऑप्टिमाइज क्यों ना करे, उनके बेस्ट पोटेंशियल को यूज़ क्यों ना करे। तो वो ज़्यादा बार ऐड दिखा पाएगा लंबे वीडियोस को। यूट्यूब के लिए फ़ायदेमंद है उस वीडियोस को रीच देना, ताकि कम लोग में ही वो अपना रेवेन्यू का गोल पूरा कर पाए। तब इससे इम्पैक्ट क्या पड़ता है अगर कोई लॉन्ग फॉर्म क्रिएटर शॉर्ट फॉर्म डालना शुरू कर देता है? अभी तो नया टैब ही बन गया है, तो वहीं पे डालना शुरू कर देता है, चैनल पे इम्पैक्ट क्या पड़ता है? चैनल पे आइडियली कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ये शॉर्ट्स का जो बूम आया था वर्ल्ड वाइड, या इंडिया की मैं भी बात कर लूँ तो लेट 2021 की बात है कि सारे क्रिएटर्स ने शॉर्ट्स क्रिएट करना शुरू कर दिया था। इनिशियली ये हो रहा था कि शॉर्ट्स की वजह से लॉन्ग फॉर्म कंटेंट की जो रीच है अनसब्सक्राइब्ड ऑडियंसेस में, मतलब उन लोग जो आपको सब्सक्राइब नहीं है उनके बीच में रीच कम हो गई थी काफ़ी, जिस वजह से शायद व्यूज़ बढ़ रहे थे बिकॉज शॉर्ट्स काफ़ी लोग देख रहे थे उस टाइम पे, बट सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे। एक मेट्रिक की बात करना चाहूँगा, शायद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाए, सब्सक्राइबर्स टू व्यू रेशियो। आप एक मान लीजिए एक शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है, एक लॉन्ग फॉर्म कंटेंट है, इससे 100 लोग देख रहे हैं, इसे भी 100 लोग देख रहे हैं। द नंबर ऑफ पीपल दैट विल सब्सक्राइब आफ्टर वॉचिंग दिस इज फार लेसर दैन द नंबर ऑफ वीडियो दैट विल सब्सक्राइब आफ्टर वॉचिंग दिस। तो बेसिकली अगर लॉन्ग फॉर्म से मेरी एसटीवी 5% है, मतलब 100 लोगों ने देखा तो 5 लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया, वो नंबर शॉर्ट्स पे कभी अचीव नहीं होगा। और आप ऑडियंस को भी मैं बोल रहा हूँ, ये आप खुद सोच के देखिए, आप रील्स पे स्क्रॉल करते हैं, आप शॉर्ट्स पे स्क्रॉल करते हैं, कितनी चांसेस है आपकी कि आप उस क्रिएटर के पेज पे जाके उनको सब्सक्राइब या फॉलो करते हैं, चाहे यूट्यूब हो चाहे इंस्टाग्राम हो? बहुत कम। बट लॉन्ग फॉर्म वीडियो इज़ लॉन्ग इनफ कि जो क्रिएटर पढ़ाना चाह रहा है या बताना चाह रहा है या हंसाना भी चाह रहा है, तो वो प्रोपोजिशन या वो समय इनफ होता है एक व्यूअर को कन्विंस करने के लिए कि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगेगा, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एस टी वी विच मीन्स एस टी वी ऑन लॉन्ग फॉर्म इज़ अ लॉट हायर देन एस टी वीज ऑन शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, तो बेसिकली 10 सब्सक्राइबर लाने के लिए एक शॉर्ट को एक लॉन्ग फॉर्म से कई ज़्यादा व्यूज़ लाने पड़ेंगे, या सेम नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स लाने के लिए एक लॉन्ग फॉर्म को शॉर्ट से कहीं कम व्यूज़ लाने पड़ेंगे। तो शॉर्ट्स के डालने से नेगेटिव इम्पैक्ट शुरू में हुआ था,
जब अनसब्सक्राइब्ड ऑडियंसेस के बीच रीच कम हो गई, विच मीन्स जो मेरा स्टार कंटेंट है विच इज़ लॉन्ग फॉर्म, उसमें एसटीवी आ नहीं सकती क्योंकि व्यूअरशिप अनसब्सक्राइब्ड ऑडियंस से आ नहीं रही है, और शॉर्ट्स कंटेंट में एसटीवी ज़्यादा होती नहीं है। हम ये देख रहे हैं बाहर बाहर से कि वो व्यूज़ तो बहुत बढ़ रहे हैं, वॉच टाइम भी बढ़ रहा है, बट सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं। कुछ टाइम रिसर्च करने के बाद पता चला कि अनसब्सक्राइब्ड ऑडियंसेस में रीच ही कम हो गई है, तो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को लॉन्ग फॉर्म कंटेंट के साथ डालना बंद कर दिया, सिर्फ लॉन्ग फॉर्म रखा, शॉर्ट्स को दूसरे चैनल पे शिफ्ट कर दिया। व्यूज़ काफ़ी कम हो गए इस चैनल के क्योंकि शॉर्ट्स डलना बंद हो गया, बट सब्सक्राइबर्स बढ़ गए क्योंकि वो व्यूज़ अनसब्सक्राइब्ड ऑडियंसेस में वापस जाने लगे लॉन्ग फॉर्म के, और ये चैनल अपना इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करने लगा। बट ये तो प्रॉब्लम हो गई चलिए उन लोगों की जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, और बट सिर्फ कंटेंट तो ये लोग नहीं बना रहे हैं, कंटेंट तो हज़ारों लाखों लोग बना रहे हैं। तो ये जो कंसर्न है वो काफ़ी वाइड स्प्रेड हो गया कि हम एक ही चैनल पे शॉर्ट्स और लॉन्ग फॉर्म बना रहे हैं, बट हमारे शॉर्ट्स पे व्यूज़ आ रहे हैं, हमारे लॉन्ग फॉर्म पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, या हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे हैं। तो यूट्यूब ने सुना, तो यूट्यूब के तरफ से एक अनाउंसमेंट आई कि हम एक गैप ब्रिज करना चाहते हैं। अगर आपका कोई शॉर्ट्स वायरल होता है तो हम जो लोग उस शॉर्ट्स को देखे हैं उन्हें आपका लॉन्ग फॉर्म कंटेंट रेकमेंड करेंगे। ये यूट्यूब की तरफ से एक स्टेप था ये पैरिटी को ब्रिज करने का, और तब तक शॉर्ट्स का एल्गोरिदम वाज रिफाइंड इनफ कि वो लॉन्ग फॉर्म की रीच को नहीं खाए। अभी ये चीज़ क्लियर हो गया था कि शॉर्ट्स की रीच सिर्फ शॉर्ट्स फीड से आएगी, लॉन्ग फॉर्म की रीच उसके ट्रैफिक सोर्सेज से आएंगी। जो टॉप 4 ट्रैफिक सोर्सेज होते हैं वो आपके ब्राउज फीचर्स होते हैं, जो youtube.com पे होम पेज होता है वहाँ से व्यूज़ आते हैं। दूसरा सजेस्टेड होता है, एक वीडियो देख रहे होते हैं साइड में काफ़ी सारे वीडियोस। एक यूट्यूब सर्च होता है, जो आप सर्च करते हैं वीडियोस आ जाती हैं। और एक चैनल पेज होता है। इंटेलेक्चुअल इंडीज़ के मैं पेज पे गया, वीडियो सेक्शन पे गया, वहाँ से कोई वीडियो देखा। वैसे नाम चेंज कर दिया हमने, साहिल खन्ना साहिल कर खन्ना दिया। कर दिया है। तो अब वहाँ से अगर व्यूज़ आ रही हैं तो ये आपका हो गया चैनल पेजेस। तो लॉन्ग फॉर्म ये 4 ट्रैफिक सोर्सेज से मेनली आती है, शॉर्ट्स फीड से आती है। तो इनका ट्रैफिक सोर्स ही यूट्यूब ने अलग कर दिया कि हाँ इससे इसको इम्पैक्ट नहीं होगा, इससे इसको इम्पैक्ट नहीं होगा। बट अगर ये वायरल चली जाती है शॉर्ट्स, तो इनके व्यूअर्स को हम आपके लॉन्ग फॉर्म वीडियो की इंप्रेशंस दिखा देंगे। सो अब आपकी रीच हैम्पर तो नहीं होगी, बढ़ेगी ही, बट वो यूज़र की चॉइस है अगर वो क्लिक करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। मोर ऑफन देन नॉट मैंने यही ऑब्जर्व किया है कि इंप्रेशंस तो बढ़ती है, बट लीनियरली व्यूज़ नहीं बढ़ते हैं, विच मीन्स अगर 100 लोगों को दिख गया तो शायद 10 12 13 लोगों ने देखने का मन बना लिया। बट हाँ, अब बेनिफिट ही है, अब कोई लॉस नहीं है। तो हम एक ही चैनल पे लॉन्ग फॉर्म और एक ही चैनल पे शॉर्ट्स डालते हैं, और अगर आपका चैनल पूरी तरह से ऑप्टिमाइज्ड है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी रिलेटिव कंट्रीब्यूशन शॉर्ट से लगभग 60% होगी, लॉन्ग फॉर्म से 40% होगी। यहाँ पे मैं अपना ऐड करता हूँ। मेरे को ऐसा लगता है जो शॉर्ट की ऑडियंस है, वो मैं कहता हूँ कि वो ऐसी ऑडियंस है, वो बस वो शॉर्ट देखने के लिए आती है, ज़िंदगी जीनी है उनको। जो लॉन्ग फॉर्म की ऑडियंस है वो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए आ रही है। तो शॉर्ट के अंदर कभी भी आप ब्रांड नहीं बन सकते, क्योंकि क्या हो रहा है, नॉर्मली अगर आप बात करो उसको स्वाइप अप ही खेलना है। वो आपकी एक रील देख लेगा, तो अगर एक बंदा एवरेज मान के चले 40 मिनट या 50 मिनट रीलों पे बिताता है या शॉर्ट पे बिताता है, मैं बार बार रील शॉर्ट में एक ही बोलता हूँ लॉजिकली, तो अगर 50 मिनट वो किसी पे बिता रहा है, 30 सेकंड की एक है, तो दिस मींस उसने 100 पीसेस ऑफ कंटेंट देखे। 100 पीसेस ऑफ कंटेंट में मैक्सिमम आपका कंटेंट 2 या 3 बार आया होगा, तो 100 में से 3 बार आप आए, उसका रिकॉल कितना रह जाएगा? बहुत कम। और लॉन्ग फॉर्म में अगर उसने आपको देख लिया तो आपका रिकॉल बहुत हाई होगा। तो मुझे लगता है कि अगर आप ब्रांड रिकॉल क्रिएट करना चाहते हैं तो लॉन्ग फॉर्म, और यही वन ऑफ द रीजन है कि मैं सुपर लॉन्ग की तरफ जा रहा हूँ, कि अब अपना रिकॉल बनाना है। चैनल का नाम भी चेंज किया, इंटेलेक्चुअल इंडी साहिल खन्ना किया, कि रिकॉल क्रिएट करते हैं, लोगों को मेरा नाम भी पता लग जाए और ये भी पता लग जाए भाई दिस मींस कंटेंट, अच्छा कंटेंट। एंड दिस इज वेरी सिनोनिमस, जो आपने बोला ब्रांड रिकॉल की बात की, वो एसटीवी से काफ़ी मिलता जुलता है। अगर रिकॉल ज़्यादा होता तो शॉर्ट्स की भी एसटीवी ज़्यादा होती, लोग आपके पास वापस आना चाहते। विच इज़ वाई अगर आप 1 2 साल 3 साल पिछले शॉर्ट फॉर्म जब से बनना शुरू हुआ है और आप ध्यान देंगे कि कितने लोग ब्रांड बन पाए, तो आप कितने लोगों का नाम बता पाएंगे? 2-3 ही है। हाँ, फाइनेंस के अगर मैं उसमें बोलूँ तो मुझे फाइनेंस विद शरण के अलावा और कोई नहीं, बिकॉज उसने डायनेमिक्स चेंज किए फाइनेंस के कंटेंट के। ही बॉट स्किट इनटू इट, ही ब्रॉट कॉमिक इनटू इट, रोल प्ले करना स्टार्ट किया, कॉमिक स्केचेस के थ्रू लोगों को फाइनेंशियली एजुकेट किया। सो ये वंस इन अ वाइल होगा कि हाँ कोई आके शॉर्ट्स पे अपना ब्रांड बना जा रहा है, बट काफ़ी रेयर है। लोग कर सकते हैं, बट
आप उस चीज़ को क्यों चेज़ करेंगे जिसकी प्रोबेबिलिटी अचीव करने की काफ़ी कम हो? आप ट्राई करिए, बट आपके पास ये भी ऑप्शन है कि डेटा जो प्रूव कर चुका है कि लॉन्ग फॉर्म कंटेंट से आप रिकॉल बेटर कर सकते हैं, एसटीवी बेटर कर सकते हैं। व्हाई नॉट आल्सो फोकस ऑन लॉन्ग फॉर्म एज वेल? अब लॉन्ग फॉर्म की बात करते हैं। अब लॉन्ग फॉर्म अगर क्रिएट करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे समझ में आई है, ऑलमोस्ट 5-6 साल यूट्यूब करने के बाद में, कंटेंट इज़ द किंग नहीं है, राइट कंटेंट इज़ द किंग है। करेक्ट। राइट कंटेंट मतलब हमको वो कंटेंट बनाना है जो अगर हम चाहते हैं व्यूज़ लाना, तो कि मासेस तक पहुँचे। अगर हम नीश कंटेंट बनाएँगे और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि व्यूज़ लेके आए, तो पॉसिबल नहीं है। तो अभी रिसेंटली मैंने क्या देखा, सैम ऑल्टमैन जो कि फाउंडर ऑफ द ईयर जीते हैं, हर बंदा उनके पीछे पागल है, बहुत ज़्यादा नाम है। और बिल गेट्स जो कि अगेन बहुत पॉपुलर बंदे हैं, सबसे अमीर बंदे हैं। उन दोनों ने एक पॉडकास्ट किया। अब आप एक्सपेक्ट क्या करते हो, इतने बड़े लोग आएंगे, इंग्लिश में कंटेंट है तो आप पूरी दुनिया देख रही है, आप टैम की बात करके चलो तो बहुत बड़ा टैम है। येट जब मैंने देखा 2 हफ्ते में 3 लाख के आसपास व्यूज थे। अब धीरे धीरे बढ़ रहे होंगे, बट 3 लाख व्यूज वो देख के मोटिवेशन आ गया। मैंने कहा भाई, दुनिया का, मेरे जमाने का सबसे अमीर आदमी और दुनिया का इस टाइम का सबसे इन्फ्लुएंशियल बंदा, दोनों मिलके कंटेंट बना के भी 3 लाख व्यूज ही ला पा रहे हैं, तो हम कौन है? तो सिंपल सी बात, मेरे को ऐसा लगता है कि टैम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं सुनना चाहूंगा बिल गेट्स और सैम ऑल्टमैन को, सब थोड़ा ना सुनना चाहिए। मेरी मम्मी थोड़ा ना सुननी चाहिए। आज तक इतिहास में इतना टाइम हो गया यूट्यूब पे कंटेंट बनाते हुए, बहुत सारा कंटेंट बना लिया, कभी भी मेरे घर वालों ने मेरे कंटेंट को मुझे शेयर नहीं किया है, या मुझे ऐसा नहीं कहा है कि मुझे इस बंदे से मिलवा दे, ये इससे बात करवा दे, या फिर वो अपने फेसबुक पे शेयर कर रहे हो, क्योंकि मैं अपनी मासी वासी की बात करके चलूं तो वो फेसबुक खेलते हैं, तो वो शेयर कर रहे हो। पहली बार ऐसा हुआ है साहिल खन्ना टॉक शो से वो लोग शेयर कर रहे हैं, तो समझ में आ रहा है ना किस राइट कंटेंट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैं आप सबको भी एडवाइस यही देना चाहूंगा कि भाई, अगर आप कोई भी कंटेंट बनाना चाह रहे हो और आपका केपीआई है, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो व्यूज है, आप चाहते हो व्यूज लाना, तो थोड़ा ब्रॉडर डेमोग्राफिक्स के ऊपर खेलो। ठीक है, तो अब अपना इसके ऊपर वो दो इनपुट। मेरा बेसिकली, मैं एक फ्रेमवर्क को लेके चलता हूँ। एक 2x2 मैट्रिक्स आप एज्यूम कर लीजिए कि वाई एक्सिस पे क्या जनता को ये चाहिए और एक्स एक्सिस पे क्या आप ये बताने में अच्छे हैं। तो आपका जो सबसे ऑप्टिमल पॉइंट होगा वो ये होगा कि आप भी इसमें अच्छे हैं और जनता को भी ये चाहिए। इस चीज़ को आपको चेज करना चाहिए। बट अगर आप सिर्फ व्यूज पे फोकस करेंगे तो आप उस क्वाड्रेंट को चेज करेंगे जो शायद ये भी हो सकता है कि जनता को तो ये चाहिए पर शायद आप ये बताने में अच्छे नहीं हैं। तो पॉडकास्ट कर लो। हाँ, मतलब सिंपल सा लॉजिक। ऑप्शंस बहुत हैं, बट वही है, स्केल पे, रिसोर्सेज पे काफ़ी ज़्यादा फर्क आ जाता है। तो जैसे आपके बारे में अगर मैं बात करूँ, अगर आपके लिए किसी भी गेस्ट को प्रोक्योर करना इज गोइंग टू बी अ लॉट मोर इजी देन इट इज टू से, अगर आज के दिन में मैं अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर देता हूँ, मैं कौन हूँ, मुझे कोई नहीं जानता तो मेरे शो पे क्यों कोई आएगा। बट आपके लिए वो बात नहीं है, तो वही रिसोर्सेज की वगैरह बात हो जाती है। तो मेरा ये मानना है कि हर बढ़ाइए तो मत ही। यूट्यूब हमेशा से एक लॉन्ग फॉर्म गेम रहा है, लॉन्ग टर्म गेम रहा है। आपको पता है, आपने इतने टाइम क्रिएट किया है। मैं बेसिकली यही एग्जांपल देता हूँ और मैं अंकुर का एग्जांपल देता हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा सटीक एग्जांपल है वो ये इस स्टेटमेंट का। अंकुर के कंटेंट क्रिएशन के पहले 3 साल में उन्होंने 0 से 7,000 सब्सक्राइबर्स तक स्केल किया, सेम टाइम पीरियड। और 3 साल अगर मैं इसमें जोड़ दूं तो अंकुर 7,000 सब्सक्राइबर्स से 3.5 मिलियन चले गए, 35 लाख। इन 35 लाख में से पिछले 1 साल में लगभग 1.5 मिलियन आए हैं। तो आप बेसिकली वही सोच के देखिए कि कंपाउंडिंग का गेम है। जो मैक्सिमम जो ग्रोथ होती है वो आपको बाद में होती है। तो यूट्यूब जो है एक काफ़ी लॉन्ग टर्म गेम है और आप लॉन्ग टर्म गेम को सस्टेनेबली खेलना चाहेंगे, और अगर आप सस्टेनेबली खेलना चाहेंगे तो आप वो बनाना चाहेंगे जो आप ऑथेंटिकली बता पाएँ। ऑथेंटिकली आप वही बता पाएंगे जो बताने में आप अच्छे हैं, और ग्रो आप तभी करेंगे जब आप जो बताने में अच्छे हैं वो जनता सीख कर रही है। और आपकी अगर एक यूएसपी होगी, अंकुर पहले क्रिएटर नहीं है पर्सनल फाइनेंस के कंटेंट बनाने वाले, शरण पहला क्रिएटर नहीं है पर्सनल फाइनेंस का कंटेंट बनाने वाला, बट इन दोनों की यूएसपी थी। शरण ने कॉमिक स्केचेस के थ्रू लोगों को एजुकेट किया स्किट फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म पे। अंकुर ने कॉम्प्लेक्स पर्सनल फाइनेंस क्वेश्चंस लोगों के आंसर किए ओवर एन एक्सेल शीट
इन अ वेरी इजी मैनर। तो अगर आपका यूएसपी स्ट्रांग है, तो अगर आप पहले इंसान नहीं हो वो करने वाले, तो भी आप ग्रो करोगे। और ऐसे कितने एग्जांपल्स है, ये तो मैंने सिर्फ एक नीश के अंदर 2 एग्जांपल्स लेके आपको बता दिए। अब अगर इसकी रिटेंशन की बात करके चले तो मुझे लगता है ये एक कंटेंट क्रिएटर की ट्रिक है जो ऐसे सिखाना बहुत मुश्किल है और सबके लिए अलग-अलग होती है। बिल्कुल। मतलब कोई कहता है कि फास्ट पेस एडिटिंग करो उससे रिटेंशन बढ़ जाएगा, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। ये मेरी लर्निंग है, मुझे ऐसा लगता है कि स्टोरी टेलिंग अगर ज़्यादा करी जाए, एक बार ऐसा हुआ था, मतलब पीस ऑफ कंटेंट दिया, उसके बीच में स्टोरी दे दी या उसके बीच में एक जोक मार दिया, कुछ लाइट फन एक्टिविटी कर दी, फिर पीस ऑफ कंटेंट दिया, ऐसे चलते हैं तो रिटेंशन अच्छा रहता है। ये मेरी लर्निंग है। तो जो हमारा दूसरा चैनल है पास वॉइस, उस पे 10 मिनट की वीडियो पे 8 मिनट के आसपास का रिटेंशन रहता है। मतलब 7 मिनट 40-50 सेकंड तो रहता ही रहता है। इससे नीचे गया तो मतलब कुछ बहुत बड़ा कांड किया होगा और जो कि होता ही नहीं है और हमने सब कुछ करके देख लिया। तो ये क्या हुआ, मेरे को लगता है कि मैंने ये गेम क्रैक कर ली। तो मैं जो कर रहा हूँ वो सेम आप कॉपी मारोगे तो आपके लिए शायद काम ना करे, बिल्कुल नहीं करेगा। क्योंकि मेरे लिए वो नेचुरली आ रही है, शायद किसी के लिए नहीं आ रही है। बात सिर्फ ये नहीं है कि आपके लिए नेचुरली आती है कि नहीं, शायद वो उस तरह के कंटेंट को बेटर सूट करता है। अगर 10 मिनट से अगर आप 8 मिनट एवरेज लोगों को बिठा रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैंने कभी नहीं देखा है। मैंने कोई चैनल का बैकएंड इस तरह से नहीं देखा, और मैंने कम से कम 50 चैनल के बैकएंड देखे होंगे या ज़्यादा, जिनकी 10 मिनट के कंटेंट पे 8 मिनट की एवीडी हो। तो कुडोस फॉर डूइंग दैट। बट ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जिस तरह का कंटेंट बना रहे हैं, आप जिस तरह से उसको डिलीवर कर रहे हैं, आप किस मीडियम के थ्रू डिलीवर कर रहे हैं। आप शायद चॉकबोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, आप शायद डिजिटल स्क्रीन पे पढ़ा रहे हैं, आप शायद एक्सेल शीट पे पढ़ा रहे हैं, या आप शायद सिर्फ बेसिक मैथ्स कर रहे हैं वाइट बोर्ड पे। तो डिपेंडिंग ऑन हाउ यू आर डिलीवरिंग योर कंटेंट, कौन सी नीश है, कैसा टाइप है, आप फिगर आउट करिए। यूट्यूब मेक्स एवरीथिंग पॉसिबल फॉर यू। हम रिटेंशन कर्व की बात कर रहे हैं, वो अगर कोई कंटेंट बनाना चाहता है या किसी और को कंटेंट बनाने में मदद करना चाहता है, तो वो अगर किसी भी क्रिएटर के बैकएंड पे जाके, किसी भी वीडियो के बैकएंड पे जाके उसका रिटेंशन कर्व देखे, तो यूट्यूब बहुत क्लियरली बता देता है कि कहाँ पे ऑडियंस गिरा है, कहाँ पे ठहरा है, कहाँ पे उठा है। तो समय की कमी तो है नहीं, आप हर जगह जाके देखिए क्या ऐसा बोला क्रिएटर ने, क्या ऐसा बोला आपने कि इंटरेस्ट यहाँ पे इतना बढ़ गया, क्यों लोग वापस आके ये पार्ट देख रहे हैं, क्यों लोग इस पार्ट पे रुक रहे हैं, मैंने यहाँ पे ऐसा क्या बोल दिया जो यहाँ पे व्यूअरशिप एकदम से ऐसे गिर गई। आप इंट्रो छोटा कर सकते हैं आप। और अगर आपको कंक्लूसिवली नहीं भी पता चल रहा है, बट मैं एग्जांपल के लिए दे देता हूँ, मैं क्रिएटर के साथ काम कर रहा था जो हम देख रहे थे कि कंटेंट आगे जाके रिटेंशन कर्व बहुत स्टेबल थी, बट इनिशियली हमें यही दिक्कत थी कि गिर जाता था रिटेंशन कर्व। तो हमने बेसिकली काफ़ी आइटरेशंस और एक्सपेरिमेंट्स के बाद ये देखा कि हम हमेशा इंट्रोज पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे, काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, हमें सिर्फ क्रेडिबिलिटी बिल्ड करनी थी क्रिएटर की। हाँ, मैं यहाँ से हूँ, इसलिए मैं क्वालिफाइड हूँ आपको ये एजुकेशन या ज्ञान देने के लिए। चलिए डाइव इन करते हैं। हमने इंट्रो को 5 से 7 सेकंड में रैप किया, सीधे कंटेंट में कूद गए, रिटेंशन कर्व बिल्कुल फ्लैट हो गया। तो ओवर मल्टीपल आइटरेशंस, एक्सपेरिमेंट्स, हमने एक रिटेंशन कर्व को ऑप्टिमाइज किया उस क्रिएटर के उस चैनल के लिए। आपका भी एक तरीका आपके दोनों चैनल्स या मोर चैनल्स पे नहीं चलता होगा। स्टडी करके सब्जेक्टिवली इवैल्यूएट करना रिटेंशन कर्व की मदद से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जानने के लिए कि आपका फॉल कहाँ पे हो रहा है, आपका पीक कहाँ पे आ रहा है, स्पाइक कहाँ पे हो रहा है, आपका ऑडियंस गिर कहाँ पे रहा है, और वैसे आप स्टडी करिए। मैं अपनी लर्निंग देता हूँ। अभी क्या हुआ, हमने अलग-अलग कैटेगरी कंटेंट बनाए ना, तो मुझे एक्सपेरिमेंटेशन में मज़ा आता है। तो हमने जो साहिल का टॉक शो बनाया, उसके अंदर एडिटिंग में फाइनल कट मैं ही देखता हूँ अभी भी। मतलब टीम काट के दे देती है, उसके बाद मैं देखता हूँ। तो आगे इंट्रो होगा, एक रूल है, इंट्रो होगा जिसमें वीडियो के अंदर के जो भी पीसेस होंगे वो काट के डाले होंगे। उसके बाद में हाय गाइस, आज वीडियो में ये बात होने वाली है। फिर गेस्ट का इंट्रोडक्शन आता है, जैसे इस वीडियो में हमने किया। उसके बाद कंटेंट शुरू होता है। तो हमने क्या देखा कि मतलब ये मेरी लर्निंग है कि अगर थंबनेल और टाइटल से इंट्रो अलाइन करता है तो रिटेंशन सही हो जाता है। मतलब अगर किसी ने बोला पैसा कमाओ, टाइटल में लिखा हुआ पैसा कमाओ, बंदे ने क्लिक किया, पहले इंट्रो के अंदर पैसा कमाने की बात हो रही है, उसके बाद मैंने बोल दिया पैसा कमाओ और उसने पहले 2 मिनट बोल दिया पैसे कमाओ, उसके बाद वो कुछ भी बोल रहा है, रिटेंशन नहीं घट रहा। मतलब जो एवरेज घटना होगा रिटेंशन वो तो घट रहा है, बट मैंने ऐसा देखा अगर किसी को 5-6 मिनट रोक दिया ना, तो मतलब जो चलने वाली चीज है, मान लो हम डिस्कशन करना चाहते हैं और बात करना चाहते हैं बहुत टेक्निकल चीज के बारे में, क्योंकि अभी बहुत टेक्निकल चीजें हम एंड में बात करने वाले हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम लाइट बातें कर रहे हैं।
तो क्या होगा, यहाँ रिटेंशन सही रहेगा, लोगों को मजा आएगा, अरे वाह 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 वाह। क्योंकि जैसे ही टेक्निकल आएगा ना, तो बहुत सारे लोग स्किप कर देंगे या छोड़ देंगे, भाई मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर रहा। तो हम क्या करते हैं, जो टेक्निकल पार्ट्स डालने होते हैं ना, उसको 8-9 मिनट के बाद देते हैं, ताकि जो सीरियस आने हो वो उस टाइम के बाद में देख ले। तो ये मेरी लर्निंग है। तो अगर आप रिटेंशन की बात करके चलो, तो कट्स में भी रिटेंशन देख सकते हो। और मैं क्या करता हूं, जब फाइनल कट आता है, अब जैसे एग्जांपल के लिए एक वीडियो थी, वो वीडियो थी 1.5 घंटे के आसपास की, मैंने उसको 40 मिनट का कर दिया काट के। मतलब टीम ने काट के पूरी दे दी है मुझे फाइनल, कह रहे सर देख लो। मैंने देखा, मैं कहा नहीं 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 नहीं। उसमें हो क्या रहा था, वो एक बात को एक्सप्लेन करने के लिए बार बार रिपीट कर रहे थे कि मैंने ये किया, फिर ऐसा हो गया, क्योंकि ऐसा हुआ था। मतलब एक ही बात के पीछे 10 एग्जाम्पल डाल दिए। मेरे को देखते ही लग रहा है कि मेरी जो ऑडियंस है, मैं अपने ऑडियंस माइंडसेट से देख रहा हूँ उस वीडियो को, कि यहाँ पे भाग रही है वो, वैसे ही मैं उसको काट देता हूँ। तो मुझे लगता है कि एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर को एडिटिंग डेस्क पे भी बैठना चाहिए स्टार्टिंग डेज के अंदर। जैसे आपने बोला रिटेंशन ग्राफ, तो स्टडी करो ही करो। मतलब पहले 1 साल जो इंटेलेक्चुअल इंडीज था, उसके ऊपर मैंने यही किया, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके देखे। इंट्रो पहले आता था, मैंने वो हटा दिया, लगा के देखा, वीडियो स्टार्ट होने से पहले वो लगा के देखा। फिर अभी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एक पैटर्न जो मुझे लग रहा है सही चल रहा है, जहां पे एक छोटा इंट्रो डालो, वीडियो की क्लिपिंग्स, क्योंकि लॉन्ग फॉर्म है, उसको पहले पता लग जाना चाहिए वीडियो में क्या एक्सपेक्ट कर सकता है। उसके बाद इंट्रो करो, गेस्ट को लेके आओ, गेस्ट को ऐसा इंट्रो करवाओ कि उससे पता लग जाए भाई गेस्ट किस लेवल का है। वैसे ही लाने के बाद में फिर कंटेंट शुरू करो, स्टार्ट करो लाइट कंटेंट से, फिर धीरे धीरे करके टेक्निकल की तरफ जाओ। और इम्पोर्टेंट है ये चीज़ करना। आपने जो चीज़ शुरू में बोली, थंबनेल, टाइटल और बिगिनिंग, इसी को इंग्लिश में एक्सपेक्टेशन मिसमैच बोल देते हैं। कि अगर आपने थंबनेल और टाइटल पे बोल दिया कि आप जल्दी पैसे कमाने के बारे में है वीडियो, तो आपने एक एक्सपेक्टेशन सेट कर दी व्यूअर के मन में। व्यूअर वीडियो पे क्लिक करता है और आप शुरू करते हैं कि नहीं, जल्दी पैसा कमाना कुछ नहीं होता है, ये वीडियो आपको बताएगा कि सस्टेनेबली पैसे कैसे कमाते हैं। तो वहीं पे वो होता है एक्सपेक्टेशन मिसमैच। कि मेरे को तो एक्साइटमेंट ये जान के आई थी कि मैं जल्दी पैसा कैसे कमा सकता हूँ, पर इस वीडियो में तो कुछ और ही है। शायद कुछ लोग रुक जाएं देखने के लिए, बट ज़्यादातर लोग नहीं देखेंगे। तो मैथमेटिकली वीडियो के परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ इस चीज़ में, तो क्या कम हो रहा है, एवीडी, एवरेज व्यू ड्यूरेशन। एवरेज व्यू ड्यूरेशन अगर कम हो रहा है तो वॉच टाइम कम हो रही है वीडियो की। अगर वॉच टाइम कम हो रही है, मतलब यूट्यूब को पता है कि लोग उतनी देर तक इस वीडियो पे नहीं रुक रहे हैं जितनी देर तक इस चैनल पे ऑन एन एवरेज लोग रुकते हैं। यूट्यूब वहीं पे उसकी रीच रोक देगा। यूट्यूब रीच रोकेगा क्योंकि अगर लोग देख नहीं रहे हैं या लोग उस वीडियो को देखने की वजह से प्लेटफॉर्म छोड़ रहे हैं, तो यूट्यूब के रेवेन्यू में तो घाटा है। यूट्यूब बहुत ब्रूटल है। और ऑडियंसेस भी, नो ऑडियंसेस आपके कंटेंट को स्पेयर करेंगे, ना यूट्यूब आपके कंटेंट को स्पेयर करेगा। तो आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं उनको ध्यान से देखें, मेजर करें, कर्व्स को देखें, एवीडी मेजर करें, मेक श्योर कि आपका इंट्रो आपकी पैकेजिंग से अलाइन कर रहा है, तब जाके आपका कंटेंट ऑप्टिमल होगा। उसके बाद चलता है या नहीं चलता है, उसके लिए हम बाकी मैट्रिक्स के बारे में भी बात कर सकते हैं, बट एज फार एज रिटेंशन एंड मेकिंग श्योर दैट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द ऑडियंस आर अलाइंड विद द कंटेंट दैट वीव क्रिएटेड, बहुत ज़रूरी है। पैकेजिंग के बारे में बात करके चले, तो टाइटल की बात करें, तो टाइटल हमको किस तरीके का बनाना चाहिए? बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं, सबका अपना तरीका होता है, क्रिएटर्स के अलग तरीके होते हैं, मेरा अपना अलग तरीका है। तो मेरा जो तरीका है मैं उस पर एक बार एक्सपैंड कर देता हूँ। मेरा मानना है कि एसईओ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, और ये मुझे सपना नहीं आया था। मैं डेटा देखता हूँ, वहीं से मुझे जो गैदरिंग होती है वही मैं आगे लेके जाता हूँ। मैं इन चैनल्स के साथ काम करता हूँ जो टाइम एग्नोस्टिक कंटेंट बनाते हैं, विच मीन्स अगर आज कंटेंट बना रहे हैं, आज से 5 साल बाद भी कोई देखे तो वो रेलेवेंट रहे, 10 साल बाद भी देखे तो रेलेवेंट रहे। इसमें फिर अब काफ़ी लोग बोलते हैं एसईओ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट अगर एसईओ इम्पोर्टेंट है तो यूट्यूब सर्च से एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो चैनल को 12-13% व्यूज़ क्यों आते हैं? और ये कौन से ट्रैफिक सोर्सेज हैं जिनको ब्राउज फीचर्स और सजेस्टेड ट्रैफिक बोलते हैं? क्या इसमें एसईओ का रोल होता है? नहीं होता है। तो उससे वहाँ से एक जगह पहुँचा मैं जिसको मैंने टर्म किया नीड बेस्ड कंजम्पशन। मतलब बेसिकली खुद पे अगर आप अप्लाई करोगे, खुद का कंज्यूमिंग पैटर्न्स अगर आप समझोगे, तो बेसिकली आपको ये भी आइडिया लगने लगेगा कि एट स्केल देश भर में, दुनिया भर में लोग क्या कर रहे हैं। तो मैं यूट्यूब पे कभी
रेयरली ही होता है कि मैं जाने के पहले जानता हूँ कि मैं क्या देखना चाहता हूँ। यूट्यूब का रिकमेंडेशन सिस्टम इतना अच्छा है कि मैं यूट्यूब पे जाता हूँ, फिर मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे क्या देखना है, क्योंकि जो रिकमेंडेशंस होते हैं वो मेरे लिए कितने टेलर्ड होते हैं यूट्यूब के एंड से, और यूट्यूब मुझे वो कंटेंट पीसेस क्यों दिखा रहा है, यूट्यूब के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो रिवर्स इंजीनियर करते हैं, एक साइकिल को पीछे चला के लेके जाते हैं। वो वीडियोस मेरे सामने इसलिए हैं क्योंकि यूट्यूब ने उन वीडियोस पे बेट लिया है। यूट्यूब बेट क्यों लेगा जब उसके पास हज़ारों कंटेंट है बेट लेने के लिए? क्योंकि उन वीडियोस की वॉच टाइम अच्छी है। वॉच टाइम अच्छी है मतलब लोग ज़्यादा देर तक रुक रहे हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में रुक रहे हैं, विच मीन्स उस वीडियो की CTR और AVD अच्छी है, और व्यूज़ ज़्यादा है मतलब इम्प्रेशंस अच्छे होंगे। CTR की जो हमने इस साइकिल में बात की, इस पूरे साइकिल में अगर वो हाई है तो समथिंग इज मेकिंग पीपल वांट टू क्लिक ऑन दैट वीडियो। जहाँ पे सर्चेबिलिटी का रोल कम हो जाता है, बहुत सर्चेबिलिटी का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है शायद उन कंटेंट पीसेस में जहाँ पे नीड बेस्ड कंजम्पशन इंपॉर्टेंट हो। मैंने अपनी अंडर ग्रेजुएशन मैनेजमेंट में की है, BBA की है मैंने, तो एग्ज़ाम के एक दिन पहले मैं यूट्यूब पे जाके मैंने देख लिया कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, मैंने सर्च कर लिया, उस टॉपिक पे कंटेंट आ गए, उस कंटेंट को सर्च बेस्ड ट्रैफिक मिल गया मेरे एग्ज़ाम के पहले मुझसे। बट मैं साल भर नहीं देखूंगा, अगर मैं बहुत पढ़ाकू नहीं हूँ तो मैं साल भर उस चैनल का कंटेंट नहीं देखूंगा। बट जो कंटेंट पे रिलाई नहीं करते हैं उनकी व्यूअरशिप आती है ब्राउज फीचर्स और सजेस्टेड से। तो चलिए मिस्टर बीस्ट का एग्जांपल ले लेते हैं। क्या कोई भी राइट माइंड पे यूट्यूब पे जाके सर्च करेगा कि मुझे दिखाओ कि लैम्बोर्गिनी को हाइड्रोलिक प्रेस में दबते हुए कैसा होता है? नोबडी डज दैट। And when nobody does that, MrBeast is relying on the excitation factor of his video for it to work. तो एक सिंपल सा फंडा है यूट्यूब किस तरह से लॉन्ग फॉर्म वीडियोस को पुश करता है। आपने आज ये वीडियो अपलोड किया, आप मान लीजिए, सबसे पहले हमारा जो वीडियो है ये वो आपके एग्जिस्टिंग ऑडियंसेस को जाएगा, वहाँ से यूट्यूब देखेगा कि उसकी CTR कैसी है, विच मीन्स कितने लोग उस पर क्लिक कर रहे हैं, और AVD कैसी है, विच मीन्स वो लोग क्लिक करने के बाद कितनी देर तक देख रहे हैं। अगर ये CTR और AVD दोनों अच्छी है तो यूट्यूब इस वीडियो को एक अनसब्सक्राइब्ड ऑडियंसेस के पास लेके जाएगा, विच मीन्स वो लोग होंगे जो शायद आपको जानते हैं, शायद आपको नहीं जानते हैं, बट आपके चैनल के सब्सक्राइबर्स नहीं हैं। वहाँ से फिर वो वीडियो ग्रो होना शुरू करता है, वहाँ से आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ना स्टार्ट होते हैं। इसमें सर्च का रोल कहाँ है? लोगों को एक्साइटिंग लगना चाहिए। और अगर एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं, जो हम थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे कि एक ही वीडियो है, एक है जिसमें इन्वेस्टिंग के बारे में बात हो रही है, कंपाउंडिंग के बारे में बात हो रही है, और रिटायरमेंट कॉर्पस बनाने के बारे में बात हो रही है। एक वीडियो को मैंने टाइटल कर दिया पावर ऑफ कंपाउंडिंग एक्सप्लेन्ड फॉर बिगिनर्स, और दूसरे वीडियो को मैंने टाइटल कर दिया रिटायर विद 2 करोड़ एट द एज ऑफ 40। इसमें मैं ये आइडिया देना चाह रहा हूँ कि मैं आपको एक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ाऊँगा, इसमें मैं लोगों के एस्पिरेशंस को डायरेक्टली प्लीज़ कर रहा हूँ, ये बताते हुए वाइल एजुकेट कर रहा हूँ मैं, बट ये भी बता रहा हूँ कि ये उनकी एक चाह हो सकती है, काफ़ी कॉमन है, और ये मैं आपको बताऊँगा आपको अचीव कैसे करना है। इस वीडियो को व्यूज़ ज़्यादा आएंगे क्योंकि इन जनरल ये चीज़ प्लेटफॉर्म वाइड होल्ड करती है कि यूट्यूब पे लोग डिसाइड करते हैं कि उन्हें क्या देखना है। तो जब ये वीडियो और ये वीडियो बगल बगल होंगी तो लोग ये वाली वीडियो देखना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, विच मीन्स ये वीडियो एग्जिस्टिंग ऑडियंस के बाद स्टैग्नेट हो जाएगी, ये वीडियो एग्जिस्टिंग ऑडियंस में परफॉर्म करने के बाद आगे तक जाएगी, विच इज़ वाई सर्च बेस्ड कंजम्पशन ऑन द प्लेटफॉर्म ओवरऑल 20% से कम है, 80% ब्राउज फीचर से होता है कि लोग जाएं और फिर सोचें, फिर डिसाइड करें। क्योंकि मैंने बहुत लेट सीखा है वाली बात ना, तो हम पहले यही करते थे, डिजिटल मार्केटिंग थे, एजेंसी चला रहे थे, कई लोग बोलते हुए एजेंसी चलाते हो भाई और तुम कह रहे व्यूज नहीं आते थे, तो उस टाइम पे क्या होता था, हम तो ऐसी ऑप्टिमाइज कंटेंट बनाते थे कि भाई रैंक करे। एक चैनल था हमारा आज साहिल करना, अभी भी है, बट उस पर कॉन्टेंट हमने ऑलमोस्ट 300 दिन से नहीं डाला है, और अभी की बात करके चले तो 80-90% जो ट्रैफिक आ रहा है वो सर्च से आ रहा है। तो हमने वो कंटेंट बनाया कैसे था, जैसे कोई क्वेश्चन पूछता था उनसे, उसमें आज साहिल करना था, हमने कम्युनिटी बना रखी थी हैशटैग आज साहिल करना, और कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, तो हम क्वेश्चन लेते थे, फिर मेरी टीम उसको रिसर्च करती थी किसकी वॉल्यूम है, अलाइन करती थी उस, मतलब क्वेश्चन आपका कुछ और था बट वॉल्यूम कुछ और की है, तो हमने उन दोनों के बीच का ढूंढ लिया जिसकी वॉल्यूम भी है, हम उसकी वीडियो बना देते थे। तो स्टार्टिंग जब हमने करी थी तो हम कुछ 8-9 वीडियोस अ डे डालते थे, जब हमने बंद किया है तो 1 वीडियो अ डे डालते थे हम टाइप्स। बट अभी हम देखते हैं तो अभी इतने टाइम से चल रहा है चैनल, सब्सक्राइबर्स भी ऐड हो रहे हैं,
पैसे भी आ रहे हैं, व्यूज भी आ रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, बट मेजर जो ट्रैफिक है वो एसईओ से। क्या 1500 वीडियोस, 1500 प्लस वीडियोस उस पे, क्या 1500 वीडियोस डालने के बाद वो चैनल उस लेवल पे ग्रो किया जिस लेवल पे अगर हम ढंग से मेहनत करके डालते कंटेंट? नहीं। तो हमने जब ये क्वेश्चन पूछा अपने आप से, उसी टाइम ड्रॉप कर दिया उस चैनल को कि हम कर क्या रहे थे। हम कर रहे थे सर्च बेस वाला फोकस, कि कोई क्वेश्चन पूछेगा मतलब वो सर्च मार रहा होगा, फिर हम सर्च रिसर्च कर रहे थे और उस पर कंटेंट बना रहे थे। तो मेरे बहुत लेट सीखा मैं ये वाली चीज को। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? स्टार्टिंग में आपने कहा टाइटल के अंदर स्टार्टिंग में ऐसी चीज करनी है जिससे लोग क्लिक करें। जो लोग क्लिक करें, बट सेफ साइड पे रहने के लिए चलिए 20% व्यूज तो आ रहे हैं लेकिन सर्च से, तो मैं वो 20% को क्यों जाने दूं? तो मैं यूजुअली क्या करता हूं कि मैं अपने टाइटल्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। पहला, चलिए कंपाउंडिंग वाले वीडियो का एग्जांपल लेके बता देते हैं। तो पहले पार्ट में मैं लिखूंगा वो चीज़ जो क्लिकेबल है, रिटायर विद 2 करोड़ एट 40 साइड में रख दिया। सेकेंड पार्ट, इस चीज़ को लेके, ये जो प्रिंसिपल टॉपिक है उस चीज़ को लेके लोग क्या सर्च करते हैं। इन्वेस्टमेंट फॉर बिगिनर्स, इन्वेस्टिंग फॉर बिगिनर्स, साल डाल दिया 2024। ये हो गया हमारा टाइटल का सेकंड पार्ट जो कि सर्चेबल है। लोग अगर इन्वेस्टिंग फॉर बिगिनर्स सर्च करेंगे तो उनको उनको ये वीडियो। और यहाँ पे भी आपने ब्रॉडर टाइटल यूज किया है, मतलब आपने ये नहीं किया कंपाउंडिंग की बात नहीं करी है। ठीक है, के बारे में, तो सर्च बेस्ड नीड भी इसकी सेटिस्फाई हो गई, क्लिक बेस्ड नीड भी सेटिस्फाई हो गई। बट सिर्फ ये दो वजह नहीं होती है किसी के वीडियो देखने की। आज को जाके अगर मैं किसी क्रिएटर को फॉलो करता हूँ, मैं उनकी वीडियो सिर्फ इसलिए नहीं देखूंगा कि वो टॉपिक जो उन्होंने बनाया वो मुझे अपील करता है। मैं उनकी हर वीडियो देखूंगा जस्ट बिकॉज उन्होंने ये वीडियो बनाया। वो चाहे टॉपिक मेरे इंटरेस्ट का हो ना हो, मैं देखूंगा क्योंकि मैं एविड फॉलोअर हूँ। इसी तरह से आपके भी बहुत एविड फॉलोअर्स है, इसी तरह से अंकुर के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, ऐसे ही बहुत सारे क्रिएटर्स के बहुत फॉलोअर्स हैं जो सिर्फ उनने वीडियो अपलोड किया तो वो देखने आएंगे। इसलिए मैं लास्ट पार्ट क्रिएटर या ब्रांड के नाम के लिए रिजर्व कर देता हूँ। 2 करोड़ एट 40, इन्वेस्टिंग फॉर बिगिनर्स, अंकुर वारिकू। इस तरह से मैं डिवाइड करता हूँ कि अगर चलिए मुझे बस अंकुर वारिकू की वीडियो देखनी है तो मैंने जाके यूट्यूब पे जाके अंकुर वारिकू सेलेक्ट किया, तो मेरी सबसे अच्छी वीडियो या मेरी सबसे न्यू वीडियो रैंक कर जाए। तो मैंने कोई तरीका नहीं छोड़ा उस वीडियो पे व्यूज़ लाने का। तो इसलिए मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ कि मेरी सबसे ज़्यादा व्यूज़ जहाँ से आ रही है 80%, उसको मैं सबसे आगे रखूँ। उससे कम जो व्यूज़ आ रहे हैं सर्च से, उसको मैं बीच में रखूँ। और मेरे फैंस के लिए मैं लिखूँ लास्ट में, कुछ भी ना छूटे। तो यहाँ पे जो मेरी लर्निंग है उसी के साथ आपकी ये फ्रेमवर्क भी अलाइन कर रहा है। मैंने ऐसा देखा कि टाइटल के अंदर कीवर्ड डालने से इंप्रेशंस बढ़ते हैं। ये मैंने देखा, बहुत हिट एंड ट्राई करके देखा। तो आपने क्या किया, और ये चीजें ना लोग सिखा नहीं पाते। अभी आपने बोला कि एसईओ फोकस था, पर आपने कंपाउंडिंग की वीडियो में इन्वेस्टिंग फॉर बिगिनर कर दिया, ब्रॉडर कीवर्ड यूज किया। तो बेसिकली इन्वेस्टिंग फॉर बिगिनर्स टाइप का कंटेंट कोई भी देखता होगा तो यूट्यूब को लगेगा ये वीडियो भी उसके सिमिलर है, तो ये वीडियो उसके सजेस्टेड में भी जानी शुरू हो जाएगी, हो सकता है उसके ब्राउज में भी जानी शुरू हो जाए। और लास्ट में जो आपने ब्रांड टैग डाला, जो भी ब्रांड चैनल का नाम डाला, अगर कोई हमारी वीडियो देख रहा है तो उसके सजेस्टेड में हमारी वीडियोस आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि टाइटल में वो और वो बेसिकली यूट्यूब कैसे, कई लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, यूट्यूब कैसे समझता है कि भाई एक वीडियो और दूसरी वीडियो सेम है टाइटल से। टाइटल में अगर वो सेम सेम बातें लिखी हुई है तो यूट्यूब को लगेगा दोनों आसपास में ही कहानी जा रही है। स्मार्ट था। ठीक है, अब पैकेजिंग के दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं, थंबनेल। थंबनेल में क्या करना चाहिए? कोई सेट फ्रेमवर्क नहीं है, बट आप स्टडी करिए कि आपके चैनल के लिए क्या चलता है। तो वेरी रिसेंटली एक क्रिएटर के वीडियोस, मतलब हम बेसिकली कई वीडियोस ऐसे बनाते हैं जिसमें हम रूल्स के बारे में बहुत बात करते हैं कि प्रोडक्टिविटी के एक ये आइजनहावर मैट्रिक्स का रूल हो गया, पेरेटो प्रिंसिपल का रूल हो गया, पोमोडोरो का रूल हो गया। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ऐसे 10-15 रूल हो गए, या फाइनेंशियल ऐसे 10-15 रूल हो गए। तो हम थंबनेल पे जब ये लिखते थे कि 10 रूल्स टू मेक यू मोर प्रोडक्टिव या 15 फाइनेंशियल रूल्स फॉर 2024, तो वीडियो बहुत ज़्यादा परफॉर्म नहीं करता था। तो हमने एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू किए इंस्पिरेशन ड्रॉ करके। तो हमने ये किया कि हमने एक रूल जो हमें एक्साइटिंग लग रहा था, जो वाइडली नोन या नॉट नोन भी है, हमने उसे रिप्लेस कर दिया एज अ कॉपी ऑन द थंबनेल। हमने थंबनेल में लिख दिया 10-10-2 रूल फॉर एग्जांपल। आप मान लीजिए ऐसा कोई फाइनेंशियल रूल है 10-10-2 रूल, तो हमने वो थंबनेल पे डाल दिया बस 10-10-2 रूल।
बट हमने टाइटल में लिखा हुआ है 10 फाइनेंशियल रूल्स। तो बेसिकली एक्साइटमेंट प्रोवोक कर रहा है वो जो रूल है कि लोग जानना चाहेंगे कि ये रूल क्या है, ये 10 किस पे एक्सपेंड करता है, ये 10 किस पे एक्सपेंड करता है, ये 2 किस पे एक्सपेंड कर रहा है। ये हाइपोथेसिस है मेरी, बट जब से हमने ये फॉर्मेट यूज़ करना स्टार्ट किया है रूल्स वाले थंबनेल्स पे, तो वीडियोस परफॉर्म करनी बेटर हो गई हैं, क्लिक्स बढ़ गई हैं। पेरेंट प्रिंसिपल टॉपिक वही है, प्रोडक्टिविटी तब भी था, प्रोडक्टिविटी आज भी है, मनी रूल्स तब भी था, मनी रूल्स आज भी है, बट हमने कॉपी थोड़ी सी चेंज कर दी। तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। मुझे नहीं पता ये चीज़ काम करेगी, नहीं करेगी, बट आप बताना आपका ओपिनियन क्या है? हम एसईओ के ज़माने की बात करके चले, मतलब एसईओ तो अभी भी है, मतलब मैं बात कर रहा हूँ 2011-12 के आसपास की। तो हम क्या करते थे, उस टाइम पे इंटरनेट एक तरह से इंडिया के अंदर इवॉल्व हो रहा था। मैं कहूँगा ग्लोबली भी ना बहुत सारे कीवर्ड्स ओपन पड़े थे। एसईओ उस लेवल पे नहीं था जिस लेवल पे आज स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो क्या होता था, अगर आप कम्पीट करना चाहते हो ना, आप अपनी खुद की टेक्निक्स बना देते थे। कि जैसे कि मैंने नाम रख दिया 77117 रूल। कुछ एग्जिस्ट नहीं करता दुनिया में इसके अंदर, मैंने खुद इसका नाम बनाया और मैंने खुद इसके अराउंड कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया और मैंने हर जगह पे इसके बारे में बात करता हूं। तो उस जमाने में ब्लॉगिंग चला करती थी, तो जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग की एक एसईओ की टेक्निक है जिसका नाम है 77117 रूल। ठीक है, अब मैंने एक के अंदर तो पूरा उसको एक्सप्लेन किया। अब कोई 707 ये तो सर्च नहीं मारता, बट कोई सर्च मारता है एसईओ क्या होता है, उसके अंदर मैंने मेंशन कर दिया इस रूल के बारे में। ऐसे में कभी भी बना रहा हूं कंटेंट तो उसके बारे में मेंशन करना शुरू कर दूंगा। उसके बाद क्या करूंगा, मैं कई लोगों को अप्रोच करूंगा, उनको पैसा दूंगा, बैकलिंक मंगवाऊंगा, बेसिकली उनको कहूंगा कि भाई इस टॉपिक के बारे में तू बात कर, तो वो भी बात करेंगे। तो जैसे ही एक दो इन्फ्लुएंसर उस टॉपिक पे बात करने लग जाते थे ना, तो वो जो हमने वर्ड बनाया था वो सच हो जाता था, वो सच हो जाता था, तो वो प्रिंसिपल ही बन जाता था। तो क्या यूट्यूब पे भी ये चीजें की जा सकती है? ये अगेन हाइपोथेसिस, मुझे नहीं पता, कि मैं खुद से एक थ्योरी बना लूं, जो आपने बोला थंबनेल के ऊपर वो थ्योरी लिख दूं, बहुत कैची चीज लग रही है लोगों को कि भाई ये चीज क्या है, लोग खोल रहे हैं, मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये रूल है। ये नहीं बता रहा किसने बनाया किसने नहीं बनाया, कब आया कब नहीं आया, वो मैंने ही बना रखा है, बस कहानी मैंने पेल दी कि भाई ऐसा 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 है। अब जितने भी, मैं बड़ा इन्फ्लुएंसर क्रिएटर हूं, अब मान के चलते ये डिजिटल मार्केटिंग का कोई रूल है, तो अब डिजिटल मार्केटिंग में इंडिया के अंदर मेरा नाम है, तो जो जो डिजिटल मार्केटिंग के क्रिएटर्स होंगे छोटे लेवल के, उनको लगेगा रूल है, वो इसी के अराउंड कंटेंट बनाना शुरू कर देंगे। और जैसे ही वो कंटेंट बनाना शुरू करेंगे तो मतलब दिस इज अ प्रूफ, मतलब ये चीज काम कर गई। अब जब भी बात होगी इसकी तो एवोल्यूशन मेरे से आया था, तो क्या यूट्यूब पे ये चीजें काम कर सकती है? यूट्यूब पे 100% ये चीज़ें काम कर सकती हैं। यूट्यूब पे कुछ भी काम करेगा जो आप अपने व्यूअर को रियलाइज़ करा सके कि आपको ये टेंजिबली बेनिफिट करेगा। तो आपने जो रूल बनाया, या मैं एक रूल ले लेता हूँ 35-15 रूल फॉर एग्जांपल, तो अगर ये रूल मैं एक्सप्लेन कर पाया अपने व्यूअर्स को कि क्यों ये रूल मैं बना रहा हूँ, या अगर मैं नहीं भी बना रहा हूँ, मैं कहीं और से लेके आया हूँ, बट ये रूल क्यों रेलेवेंट है आपके लिए, अगर वो रियलाइज करते हैं कि हाँ दिस इज समथिंग दैट मेक्स सेंस, उस वीडियो को ट्रैक्शन आएगी। उस वीडियो को ट्रैक्शन आएगी तो ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी, ज़्यादा लोग इस बारे में बात करेंगे। सो यू बेसिकली डन एग्जैक्टली दैट। आपने एक नॉइज क्रिएट कर दी फ्रॉम समथिंग दैट वाज नॉट नोन। अब वो चाहे आप कहीं और से लेके आए या आपने खुद बिल्ड किया उस चीज़ को, अगर आप व्यूअर को रियलाइज कर पा रहे हैं कि उनको टेंजिबली बेनिफिट हो रहा है ये रूल यूज़ करके, तो वो बिल्कुल उसको एंडोर्स करेंगे। तो आई थिंक इन दैट वे यूट्यूब पे इस चीज़ को रेप्लिकेट करना इज़ क्वाइट क्वाइट पॉसिबल, और हमने किया है अंकुर के चैनल पे कई बार, कई बार। तो फॉर नाउ उनको काफ़ी नोटोरिटी मिल रही है इस चीज़ के कि हर चीज़ पे रूल बना देते हैं, फ़ोन बाइंग पे रूल बना देते हैं, टू व्हीलर्स पे, ईवी परचेजेस पे। अब वो क्या है, वो रूल्स किसी ने लिख के नहीं दिए हैं, वो रूल्स हम बना रहे हैं, बट अंकुर उनको समझा पा रहे हैं इस तरह से कि व्यूअर्स को लगे हाँ इसमें मीनिंग है, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, मैं शायद यूज़ करके देख सकता हूँ। और कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं जाता है जिस पे अंकुर भरोसा नहीं करते, वो रिजेक्ट हो जाता है। तो अगर कोई भी कॉन्सेप्ट भी है, वो बेसिकली एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क को न्यूमेरिकली बेंड करके लोगों तक पहुंचाया गया है। हम वेस्ट नहीं कर रहे किसी का समय, हम किसी को भी कोई नॉनसेंस नहीं पढ़ा रहे बेसिकली। तो अगर आप कोई भी चीज़ लोगों को दिखा के ये बता पाओ कि आपको वैल्यू ऐड हो रही है इस चीज़ से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कहीं भी रेप्लिकेट हो जाएगा। अब इसके अंदर अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करके चलूं, फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? फ्रीक्वेंसी
अब वो भी डिपेंड कर जाता है कि आपको किस तरह का कंटेंट है। अगर आप न्यूज़ चैनल हो तो आपको रोज़ कंटेंट डालना पड़ेगा। अगर आप मूवीज़ को रिव्यू करते हो तो आपको फ्राइडे थर्सडे भरे हुए होंगे। बट मैं मोस्टली सीजनल या टॉपिकल क्रिएटर्स के साथ काम नहीं करता। जो मैंने अभी आपको एग्जांपल्स दिए, मैं उनके साथ काम करता हूँ अगेन, जो टाइम के रेलेवेंट कंटेंट नहीं बनाते। तो आप कभी भी देखो, आज से 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल बाद वो कंटेंट रेलेवेंट रहेगा। तो जैसा मैंने एक वीडियो के टाइमलाइन के बारे में आपको बताया था कि आज आप डालेंगे, आज आपके एग्जिस्टिंग ऑडियंसेस के बीच जाएगा, वहाँ से यूट्यूब देखेगा कितने लोग क्लिक कर रहे हैं और वो क्लिक करने के बाद कितनी देर तक रुक रहे हैं, और उसके बाद अनसब्सक्राइब्ड ऑडियंसेस तक उस वीडियो को लेके जाएगा। तो आपको वो समय देना इंपॉर्टेंट है उस वीडियो को, बिकॉज यूट्यूब आपको एक सेट नंबर ऑफ इम्प्रेशंस ही देता है। इम्प्रेशंस वो मेट्रिक हो गया कि यूट्यूब कितनी बार आपके वीडियो के थंबनेल को लोगों को दिखा रहा है, और यूट्यूब के पास वो लिमिटेड क्वांटिटी में ही है। तो मैंने आज वीडियो डाला, आप मान लीजिए उसका CTR और AVD अच्छा है, 24 घंटे हो गए। कल यूट्यूब ने डिसाइड किया कि हाँ CTR और AVD अच्छा है, अब मैं इसकी इंप्रेशंस जो है वो अनसब्सक्राइब्ड ऑडियंसेस की तरफ डिवर्ट कर देता हूँ। क्लिक्स कम आएंगे बट मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर्स ऐड हो जाएंगे। क्लिक्स इसलिए कम आएंगे क्योंकि और कंपटीशन हो जाएगा, ये उन लोगों के बीच जाएगा जो शायद मुझे जानते नहीं है या मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो शायद वो मेरे कंपटीशन पे भी क्लिक कर सकते हैं। बट दिस इज़ माई अपॉर्चुनिटी टू गेन सब्सक्राइबर्स। ये चीज़ 24 घंटे के बाद प्रोसेस स्टार्ट होता है। बट जैसा कि मैंने बोला, यूट्यूब के पास आपको देने के लिए एक लिमिटेड नंबर ऑफ इम्प्रेशन ही हैं। तो अगर आप अभी आज आपने एक अपलोड किया, कल 24 घंटे होते ही आपने दूसरा वीडियो अपलोड कर दिया, तो यूट्यूब इम्प्रेशंस आपके आज वाले वीडियो को देने के बजाय फ्रेश अपलोड को देने लगेगा। यूट्यूब ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो जानता है कि आपके फ्रेश अपलोड पे क्लिक्स आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। प्रोबेबिलिटी क्यों ज़्यादा है? बिकॉज वो वीडियो आपके एग्जिस्टिंग ऑडियंसेस के पास जाएगी। आपके एग्जिस्टिंग ऑडियंसेस आपको चाहते हैं, आपको सब्सक्राइब किए हुए हैं, आपको फॉलो करते हैं, आपके कंटेंट का वेट करते हैं। यूट्यूब के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? नंबर ऑफ व्यूज़ ऑन अ क्रिएटर्स वीडियो। जितने ज़्यादा व्यूज़ उतने ज़्यादा ऐड रन, उतनी ज़्यादा रेवेन्यू। तो वो आपके पुराने वीडियोस को पुश नहीं करता। तो बेसिकली आप मे बी एंड ऑफ द वीक या एंड ऑफ द मंथ ये देखेंगे कि हाँ मेरे पास व्यूज़ तो बहुत आ रहे हैं, मैं रोज़ अपलोड कर रहा हूँ, बट मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं। तो ये आपको पता चलेगा इसलिए होता है क्योंकि आपका कंटेंट जो है वो अनसब्सक्राइब्ड ऑडियंसेस के पास जाने के लिए आप टाइम ही नहीं दे रहे हैं। तो आइडियली मेरा मानना है कि हर वीडियो के बीच में 48 से 72 आवर्स का गैप होना चाहिए। तो जैसे 3 अपलोड हो और वो इक्वली स्पेस्ड हो एक हफ्ते में, मंडे वेंसडे फ्राइडे हो गया, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे हो गया। अगर आप 2 ही अपलोड कर रहे हैं तो वेंसडे सैटरडे हो गया, या ट्यूसडे फ्राइडे हो गया, थर्सडे संडे हो गया। तो जितना ज़्यादा आप इक्वली स्पेस कर सकते हैं बेसिस द नंबर ऑफ वीडियोस दैट यू आर डूइंग एवरी वीक, उसके लिए ऑप्टिमाइज करना चाहिए लॉन्ग फॉर्म के लिए। तो इसका रीज़न ये शायद मेरे को ऐसा लग रहा है कि हमारा एक चैनल है लपास वॉइस, वहाँ पर क्या है सब्सक्राइबर्स ऐड नहीं हो रहे। मतलब लॉजिकली लपास वॉइस पे 4000 सब्सक्राइबर्स ऐड हुए हैं, तो यहाँ दूसरे वाले चैनल पे साहिल खन्ना टॉक शो पे 1 लाख हो गए इतने टाइम के अंदर ही। तो इस रेशियो पे चल रहा है। बट बाकी सारे पैरामीटर्स की अगर बात करके चले, CTR, एवरेज व्यू ड्यूरेशन, सब कुछ ऊपर है। सब कुछ ऊपर होने के बावजूद चैनल नहीं चल रहा है। तो मेरा ऐसा मानना था कि क्या हमने बॉटलनेक अचीव कर लिया है, जितने लोग हैं यूट्यूब के अंदर उतने लोगों को हमने अप्रोच कर लिया है। बट मुझे अभी एक और भी थॉट आया जो आप बोल रहे हो, तो हम फ्रीक्वेंसी घटा के देखते हैं। ऑल्दो न्यूज़ के अंदर फ्रीक्वेंसी नहीं घटानी चाहिए, हमको बैकफायर करेगा, बट मैं एक्सपेरिमेंट में बहुत ऑन रहता हूँ। तो मैं थोड़ी फ्रीक्वेंसी कम करके देखता हूँ, 1-2 हफ्ते ही करके देखते हैं और देखते हैं क्या होता है। कि क्या कुछ वीडियोस उठती है या फिर नहीं उठती है, क्या होता है इसके अंदर। मैं होप कर रहा हूँ कि आपके अनसब्सक्राइब्ड ऑडियंसेस के बीच रीच बढ़ जानी चाहिए, विच मीन्स आपका कंटेंट उन लोगों के पास जाएगा जिनके पास पोटेंशियल होगा आपको सब्सक्राइब करने का। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है लपास वॉइस इज नशा। मतलब मैं सबको चैलेंज देता हूँ, जो भी यहाँ तक देख रहा है ना, चैलेंज देता हूँ। अगर मैं रेगुलर वीडियोस डाल रहा हूँ तो तुम 3 दिन देख लो, उसके बाद तुम सो नहीं पाओगे मेरी वीडियो देखे बिना। ये गारंटी है। मतलब ऐसा चैलेंज देता हूँ मैं सबको कि वो नशा है। मतलब वो ना, वो क्या है फिर वो है ना व्हाट्स नेक्स्ट। पेटीएम की कहानी चल रही है, तो अभी कुछ हुआ, अगले दिन क्या होगा, सीरियल का एपिसोड आना है अगला, फिर वो अगले दिन का एपिसोड आ रहा है, फिर अगले दिन का एपिसोड आ रहा है। अब किसी कंपनी का कुछ हो गया, वो क्या चल रहा है। नॉर्मली क्या कर रहे हैं लोग, केस स्टडीज जो बना रहे हैं वो डे 1 से डे एंड तक की पूरी कहानी बता रहे हैं। पर हम क्या कर रहे हैं, आज क्या हुआ, आज क्या हुआ, आज क्या हुआ।
तो आप इतने अप टू डेट रहते हो, आपको वो नशा चढ़ जाता है। तो बहुत सारे लोग जो मुझे मिलते हैं वो कहते हैं यार मेरा सुबह मॉर्निंग का तुम हो गए हो पार्ट, या फिर कई लोग कहते हैं भाई तुम्हारी वीडियो देखे बिना नींद नहीं आती। तो रात को डिनर करता हुआ कोई देखता है, कोई ब्रेकफास्ट के अंदर देख रहा है, कोई ऑफिस जा रहा है तो मेट्रो में देख रहा है, तो ये एक पैटर्न बन गया है। तो मुझे हमेशा ये लग रहा था कि यार मेरे हिसाब से कंटेंट सही है जब लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं, सब कुछ रिटेंशन सही है, तो एक बार ये भी ट्राई करके देखते हैं, गैप बढ़ा के देखते हैं। क्योंकि मेरे दिमाग में एक थॉट और आ रहा था, क्या हम एड्स भी चला सकते हैं? इंप्रेशन ही तो बढ़ाने, एड्स चला के कुछ टाइम इंप्रेशन बढ़ा लेते हैं, ऐसा भी करा जा सकता है क्या? मैं एड्स के बहुत अगेंस्ट हूँ। आई विल टेल यू व्हाई। एड्स इज बेसिकली फोर्सिंग अ कंटेंट डाउन ऑन एनीबॉडीज थ्रोट, क्योंकि वो उस कंटेंट तक सिर्फ इसलिए पहुंच पा रहे हैं क्योंकि हम वो कंटेंट उन तक पहुंचा रहे हैं, वो कंटेंट तक नहीं आ रहे हैं। इन विच केस वो शायद क्लिक भी कर लें, बट होता ये है कि वो बहुत कम देर तक देखते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। 10 ऑर्गेनिक व्यूअर्स हैं आपके कंटेंट पे, वो आप मान लीजिए कि 5 मिनट ऑन एन एवरेज देख रहे हैं, तो इन ऑर्गेनिक व्यूअर्स से आपकी एवीडी 5 मिनट हो गई। एड व्यूअर्स क्या होता है, ये 30 से 40 सेकंड से ज़्यादा नहीं देखते हैं। तो इनसे आपको कितना, 5 व्यूअर्स अगर 30 सेकंड ईच देख रहे हैं तो 150 सेकंड जो कि 2.5 मिनट हुए, वाइल इनने आपको 50 मिनट दे दिए। बट इससे हुआ क्या, आपका टोटल अगर 20 लोगों का मैं मिला लूँ तो एवीडी 5 मिनट से कम हो जाएगी। और एवीडी अगर कम हो रही है मतलब फॉर द सेम अमाउंट ऑफ व्यूज आपके एवीडी कम हो गई, विच मीन्स वॉच टाइम कम हो गई, विच मीन्स यूट्यूब के लिए एक सिग्नल है कि दिस चैनल इज नॉट एबल टू होल्ड यूजर्स ऑन द वीडियो एज लॉन्ग एज इट यूज टू। अब हम इसको इम्प्रेशंस नहीं देंगे। ये वीडियो की वजह से हमारे प्लेटफॉर्म से लोग जा रहे हैं। यूट्यूब ये नहीं देखता है कि वो एड से आ रहे हैं इसलिए एवीडी कम हो रहा है ना। क्योंकि यूट्यूब ने भी प्रमोट का अंदर ही डाल दिया, यूट्यूब के हाँ, अंदर डाल दिया, अभी नेटिवली डाल दिया है। और उसको मेरा वही मानना है कि आप ना, अगर आप रन भी कर रहे हो एड्स तो आप बहुत कंट्रोल्ड वे में करो। मे बी डोंट रन एड्स टू द क्वांटम वेरियन इट्स कंट्रीब्यूटिंग टू मोर देन 10% ऑफ द ओवरऑल टॉप लाइन ऑन द वीडियो। अगर आपके वीडियो को 100 व्यूज आ रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि 90 व्यूज एटलीस्ट ऑर्गेनिक हो, 10 व्यूज एडवर्टीजमेंट से आ सकते हैं। इन्फ्लुएंस अगर एडवर्टीजमेंट का बढ़ गया तो आपकी एवीडी वीडियो की सिग्निफिकेंटली घट जाएगी, विच मीन्स ऑर्गेनिक इंप्रेशंस कम हो जाएंगे। विच इज़ वाई आई से अगर आप एक बार ऐड चलाना शुरू करते हैं तो आप फंस जाएंगे। हमारे साथ हुआ था, रहना पड़ेगा। हमने इंटेलेक्चुअलिटीज पे चलाया था बहुत टाइम पहले, और यही हुआ था। फिर मैं यही बोलता था एड इज अ सूखा नशा, कि एक बार नशे की आदत लग जाती है यूट्यूब को तो फिर वो नशा ही मांगता है रोज। तो इसलिए आप शुरू ही मत करिए, क्योंकि वही है, कई लोग ना यूट्यूब पे कंटेंट बनाना शुरू करते हैं क्योंकि ओ ये वायरल जा रहा है, ओ ये वायरल जा रहा है, मैं भी वायरल चला जाऊंगा। और कई बार एक रियलिटी हिट होती है कि ये तो वायरल नहीं जा रहा है, और इसमें तो बहुत टाइम लग रहा है। पहले 5 व्यू आते हैं, फिर 10 व्यू आते हैं, फिर 15, फिर 20, और दिस इज़ हैपनिंग ओवर द कोर्स ऑफ मल्टीपल मंथ्स। तो काफ़ी लोग डिस्करेज हो जाते हैं और इसी डिस्करेजमेंट के बाहर निकलने के लिए ऐड चलाना शुरू करते हैं। बट ये सबसे बड़ी गलती हो जाती है उस टाइम पे, क्योंकि फिर वो ये नहीं रियलाइज़ करते कि एक बार ऐड चलाना शुरू किया तो उनको हमेशा ऐड चलाना पड़ता है। मुझे ऐसा लग रहा था कि अंदर नेटिवली इंटीग्रेट कर दिया ना, तो शायद कुछ बेनिफिट्स दे। मतलब ये काफ़ी नया है नेटिवली जो इंटीग्रेट किया है प्रमोशंस, तो मैं खुद एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ उन पे। और अगर मेरी कुछ लर्निंग्स आती है तो मैं बिल्कुल आपको। अभी तक कुछ आई है? अभी अभी तो बेसिकली मेरा जो एनवायरनमेंट में हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें पहली प्रायोरिटी ये है कि पहले उस चीज़ को समझें, पहले प्रमोशंस को समझें। सिर्फ ये चीज़ ना समझने की कोशिश करें कि प्रमोशंस की वजह से ऑर्गेनिक कंटेंट पे क्या हो रहा है। तो जब ये चीज़ फिगर आउट हो जाएगी तो हम ये चीज़ फिगर आउट करने पे आएंगे। और ये चीज़ बेसिकली किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए ट्रू होनी चाहिए। आप एक साथ कभी भी 2 से ज़्यादा या 1 से ज़्यादा जवाब पाने की कोशिश ना करें जब आप एक्सपेरिमेंट्स रन कर रहे हैं। तो जब ये चीज़ फिगर आउट हो जाएगी, अभी बेसिकली हम चलाना सीख रहे हैं कि एक दिन में ऑप्टिमल नंबर ऑफ स्पेंड्स क्या होनी चाहिए। एक दिन में अगर मैं इतने पैसे खर्च कर रहा हूँ तो मुझे कॉस्ट पर व्यू कितना पड़ रहा है, मेरी कॉस्ट पर सब्सक्राइबर कितनी है, मैं कितने नीचे इसको लेके जा सकता हूँ, क्या नए वीडियोस पे अगर एड्स चला रहा हूँ तो कॉस्ट पर सब्सक्राइबर हाई होता है, क्या पुराने वीडियोस पे चला रहा हूँ तो कम होता है। अगर मैं उन वीडियोस को हिस्टोरिकली लूँ जिनकी CTR अच्छी है, जिनकी STV होती अच्छी है,
अगर मैं इन पे एड्स चलाऊँ एक कंट्रोल्ड वॉल्यूम में, तो क्या ये मुझे ज़्यादा बेनिफिट देंगी एज अगेंस्ट न्यूअर वीडियोस? तो अभी ये एक लर्निंग प्रोसेस है। मैं काफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ, मैं न्यू एक्सपेरिमेंट्स काफ़ी इंजॉय करता हूँ। तो प्रमोशंस अभी काफ़ी नया यूट्यूब पे इंटीग्रेट किया गया है नेटिवली, तो आई एम हैविंग फन विथ इट। तो जैसे ही लर्निंग्स आएगी आई विल मेक श्योर कि जितने लोगों तक पहुंचा सकूँ पहुंचाऊँ। अब केपीआईज की बात करके चले लॉन्ग फॉर्म के लिए, तो क्या क्या केपीआईज है? टू स्टार्ट विथ, आई थिंक आप इम्प्रेशंस पे फोकस करिए, आप एवीडी पे फोकस करिए, और आप सीटीआर पे फोकस करिए, बिकॉज एवरीथिंग एल्स इज अ कॉन्सिक्वेंस। अगर आप लोग आपके वीडियो पे क्लिक कर रहे हैं थंबनेल पे, अगर लोग क्लिक करने के बाद ज़्यादा देर तक देख रहे हैं, तो उसके इंप्रेशंस बढ़ेंगे, इंप्रेशंस बढ़ेंगे तो व्यूज़ बढ़ेगा, व्यूज़ बढ़ेगा तो वॉच टाइम बढ़ेगा, वॉच टाइम बढ़ेगा सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे। बेसिकली वही है कि अगर आप की मेट्रिक्स पे फोकस करेंगे, एवरीथिंग एल्स विल फॉल इन प्लेस। अब एग्जाम्पल के लिए जिनका चैनल पहले से ही बड़ा है रिलेटिवली, तो वो मैनुअली तो सबको टेस्ट नहीं कर सकते। तो क्या तरीके हैं जिससे हम एक डेटा दे दें और उस डेटा को एनालाइज कर पाए? ये चीज़ मनीष पांडे के साथ साथ बैठ के हमने इस चीज़ पे काफ़ी काम किया है, इसको हम रीइंडेक्सिंग कहते हैं। तो बेसिकली मेरा ये है, कोई चैनल बहुत बड़े स्केल पे है और उसमें ग्रोथ लानी है, तो अगर बड़े स्केल के चैनल्स पे क्या होता है ना, पुराने वीडियोस भी थोड़े थोड़े व्यूज़ लाते ही रहते हैं हर समय। विच मीन्स आज की डेट में भी अगर मैं चला जाऊंगा, अगर किसी क्रिएटर ने महीनों से नहीं अपलोड किया है, शायद काफ़ी चांस है कि मैं उनकी वीडियो होम पेज पे अपने देख लूँगा और मैं क्लिक कर लूँगा। तो बेसिकली आप ये मान लीजिए, मुझे अगर होम पेज पे दिख रही है तो मेरे जैसे हज़ारों लाखों लोगों को दिख रही होगी, विच मीन्स उस वीडियो को रोज़ एक सर्टेन नंबर ऑफ इम्प्रेशंस मिल रहे हैं। मैं अगर इन्हीं नंबर ऑफ इम्प्रेशंस में उस वीडियो के क्लिक्स बढ़ा दूं, तो क्या होगा? अगर आप मान लीजिए कि उस वीडियो को 100 इम्प्रेशन आ रहे हैं और 5 सीटीआर है उसकी 5%, तो रोज़ उसको 5 व्यूज़ आ रहे हैं। बट मैं शायद थंबनेल इस तरह से चेंज कर सकता हूँ कि उस वीडियो पे 5 के जगह 6 व्यूज़ आ जाए, या 7 व्यूज़ आ जाए, या 8 व्यूज़ आ जाए। तो सीटीआर जो है वो 5% से 8% में करूँ। 100 इम्प्रेशन पे ही अगर 5 व्यू से 8 व्यू आ गए, तो वॉच टाइम आप मान लीजिए कि 5 मिनट का था, तो 25 मिनट से 40 मिनट हो गया, विच मीन्स देर इज़ अ 60% गेन। अगर 60% से वॉच टाइम बढ़ गया, तो फिर इम्प्रेशन बढ़ना स्टार्ट होगा। तो अब उस वीडियो को 100 इम्प्रेशन नहीं आएंगे, 100 से ज़्यादा इम्प्रेशंस आएंगे। और ज़्यादा इम्प्रेशन पे सीटीआर अगर बढ़ रहा है या मेंटेन्ड भी है, विच मीन्स फॉर द सेम नंबर ऑफ इम्प्रेशंस आई एम गेटिंग मोर व्यूज़। द व्यूज़ पर इम्प्रेशन इफ इट वाज अ मेट्रिक वुड बी हायर, एंड एक फिर साइकिल क्रिएट हो जाता है। व्यूज़ बढ़ रहे हैं, वॉच टाइम बढ़ रहा है, इम्प्रेशंस बढ़ रहे हैं, व्यूज़ बढ़ रहा है, वॉच टाइम बढ़ रहा है, इम्प्रेशंस बढ़ रहे हैं। तो फिर इसी चीज़ को हम रीइंडेक्सिंग बोलते हैं। और इसको करने का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है कि आपके चैनल पे आप मान लीजिए कि 100 वीडियोस हैं, आपने डाउनलोड कर लिया यूट्यूब के बैकएंड से, उनके इम्प्रेशंस और इम्प्रेशंस क्लिक थ्रू रेट विच इज़ द सीटीआर उसके डेटा के साथ। फिर आप एक चार्ट बनाएंगे लीनियर रिग्रेशन का, इम्प्रेशंस वर्सेस सीटीआर का। तो और फिर और एक ट्रेंड लाइन वहाँ पे आप गूगल शीट से काफ़ी इजीली किया जा सकता है, आप एक ट्रेंड लाइन बना देंगे वहाँ पे और प्लॉट्स बना देंगे वहाँ पे। तो आपको बेसिकली पता चल जाएगा, जो ट्रेंड लाइन है वो आपको बताएगा कि इस इम्प्रेशन काउंट पे ये सीटीआर हेल्दी है। अगर ट्रेंड लाइन के ऊपर है वो प्लॉट, तो आपको पता चल जाएगा कि ये सीटीआर इज हेल्दी फॉर दिस इम्प्रेशन काउंट। बट अगर ट्रेंड लाइन के नीचे है, तो आपको पता चल जाएगा कि इस इम्प्रेशन काउंट के लिए मेरे चैनल ने ऑन एन एवरेज इतना सीटीआर देखा है, बस इस वीडियो पे इस पे है, तो मैं इस पे काम कर सकता हूँ, मैं इस पे बेटर कर सकता हूँ, शायद इस वीडियो की पोटेंशियल और ज़्यादा है। क्योंकि आधा काम तो मेरा निपटा हुआ है, वीडियो को इम्प्रेशंस ऑलरेडी मिल रही हैं, मुझे बस उसका सीटीआर बढ़ाना है। मुझे ये भी क्वेश्चन की करने की ज़रूरत नहीं है कि इसको इम्प्रेशन क्यों मिल रहा है ये इंपॉर्टेंट है। तो मुझे बस सीटीआर बढ़ाना है। तो मैं शायद बाकी वीडियोस को स्टडी करके कोशिश करूंगा, उसको पैकेजिंग चेंज करने की, शायद मैं थंबनेल पे कॉपी चेंज कर दूंगा, शायद मैं टाइटल चेंज कर दूंगा, वर्ड्स चेंज कर दूंगा, कुछ क्वर्की लिख दूंगा। रेलेवेंट होना चाहिए क्योंकि एवीडी भी नहीं घटनी चाहिए। तो रेलेवेंट चेंज अगर मैं करता हूँ जो कि प्रीवियस पैकेजिंग से बेटर है और सीटीआर बढ़ जाती है, तो एक फ्लाई व्हील सा क्रिएट हो जाएगा कि मैंने वॉच टाइम बढ़ा दी फॉर द सेम नंबर ऑफ इम्प्रेशंस, विच इज़ अ गुड सिग्नल कि ये जो चैनल है वो और ज़्यादा व्यूअर्स को अपने वीडियो पे रख पा रहा है, तो मैं इसकी इम्प्रेशंस बढ़ा देता हूँ। मैंने एक काफ़ी बड़े चैनल को मंथ ऑन मंथ, और काफ़ी 3-4 महीनों से अपलोड नहीं हुआ था, मंथ ऑन मंथ 100% ग्रोथ लाई है, डबल किया है इम्प्रेशन काउंट को, सिर्फ थंबनेल्स चेंज करके।
तो ये प्रोसेस काफ़ी एफिशिएंट है। वो बहुत बड़ा चैनल था, तो वो जो एक्सटेंट ऑफ ग्रोथ है 100%। पहले 10 मिलियन उसी के हुए थे ना। हाँ, हो सकता है। तो रिलेटिवली आसान हो जाता है वो चीज़ अचीव करना। बट वही है कि 100% ग्रोथ शायद आप ना देखें, बट आप ग्रोथ देखेंगे इस प्रोसेस को फॉलो करने से। ठीक है, अब अगर किसी को करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत टेक्निकल लग रहा होगा, तो कैसे कर सकते हैं? मैं एक टेम्पलेट प्रोवाइड करूंगा जहाँ पे सिर्फ आपको अपने इम्प्रेशन काउंट और CTR के साथ अपनी वीडियो टाइटल्स डालनी है। मैं कोशिश करूंगा मैं एक्सेल टेम्पलेट इस तरह से बना पाऊँ कि वो आपको वो वीडियोस निकाल के दे दे शीट पे एक सेपरेट टैब पे, जिन पे आपको रीवर्क करने की ज़रूरत है। और अब तो AI का भी ज़माना आ गया है, तो मैं कई चीज़ों के लिए चैट GPT का भी यूज़ कर सकता हूँ। तो ज़रूरी नहीं है आज की डेट में कि आप एक्सेल में प्रोफिशिएंट हो या आप डेटा में प्रोफिशिएंट हो तो ही आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप AI का यूज़ करके ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो मैं ये भी कोशिश करूँगा कि मैं चैट GPT का एक चैट लिंक सबके साथ शेयर करूँ, जहाँ पे वो अगर अपनी एक्सेल फाइल एक वीडियो टाइटल, इम्प्रेशंस और इम्प्रेशन CTR के साथ भेजें, तो उनको वो रिजल्ट मिल जाए जो उनको वो सेट ऑफ वीडियोस दे दे जो उनको रीइंडेक्स इंडेक्सिंग करने। कितनी वीडियोस, कब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? जितना ज़्यादा उतना अच्छा। अच्छा। तो कोई अपर कैप नहीं है। आप क्यों उस चीज़ पे कैप लगाना चाहेंगे जो यूट्यूब के लिए पहली प्रायोरिटी है, वॉच टाइम? आप जितनी ज़्यादा वीडियोस पे CTR बढ़ा सकते हैं उतना अच्छा। बस कैवियाट यही है कि आप उन्हीं वीडियोस को सेलेक्ट कीजिए जिनकी इंप्रेशंस ऑलरेडी आ रही हैं, वरना आपकी मेहनत डबल है। पहले आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि इस वीडियो की मैं इंप्रेशंस कैसे बढ़ाऊँ, तो CTR बढ़ने का कोई फ़ायदा भी है। बट अगर इंप्रेशंस बढ़ रहे हैं उन वीडियोस पे, मैं चाहूँगा कि मैं CTR बढ़ा पाऊँ, ताकि जो बेनिफिट हो वो टेंजिबली रियलाइज़ हो, वो चेंज की कंट्रीब्यूशन मेरे चैनल के स्केल पे मीनिंगफुल हो। सीटीआर क्या हम शॉर्ट से भी बढ़ा सकते हैं? शॉर्ट से CTR नहीं बढ़ा सकते हैं, बट ये जो इंप्रेशन, सॉरी। बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। और अभी आप देखेंगे शॉर्ट्स आप अपलोड करेंगे तो आपके पास रिलेटेड वीडियो का एक ऑप्शन आता है, जो कि शॉर्ट के नीचे प्ले होने लग शॉर्ट के नीचे प्लग हो जाता है एक प्ले बटन के साथ। तो हमने वेरी रिसेंटली क्या किया कि एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो जो चैनल पे अच्छा परफॉर्म कर चुकी थी बट अब स्टैग्नेट हो रही थी, हमने बेसिकली यही सोचा कि जब वॉच टाइम ही बढ़ाना है तो वाई रेस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स टू जस्ट वन वे ऑफ चेंजिंग द थंबनेल और द टाइटल। कुछ और भी किया जा सकता है। तो रिलेटेड वीडियोस, हमारे जो टॉप 20 परफॉर्मिंग शॉर्ट्स थे उसमें हमने वो वीडियो को रिलेटेड में डाल दिया। वहाँ से 1 से 3% का भी अगर कन्वर्जन होता है कि इसको शॉर्ट को 1000 लोगों ने देखा और 10 लोगों ने भी तो क्लिक कर दिया, और ऐसे अक्रॉस 20 शॉट हो गए, तो 200 व्यूज़ बढ़ रहे हैं मेरे उस लॉन्ग फॉर्म वीडियो पे, जो 200 व्यू पहले नहीं आ रहे थे। इन 200 व्यूज़ की कुछ वॉच टाइम कंट्रीब्यूशन होगी, विच मीन्स अगेन वही चीज़ हो रही है, फॉर द सेम नंबर ऑफ इंप्रेशंस द वॉच टाइम इज इंक्रीजिंग। और अगर वॉच टाइम बढ़ रहा है तो फिर से फ्लाईव्हील क्रिएट हो जाएगा, इंप्रेशंस बढ़ जाएगी, CTR बढ़ जाएगा। तो मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजूंगा जो आप इस टाइम पे स्क्रीन पे दिखा सकते हैं इस वीडियो की ट्रेजेक्ट्री जो इस चेंज के बाद हुई है, और काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं इसके साथ भी। अब यहाँ पे अगर मैं थंबनेल चेंज करने की बात कर रहा हूँ, तो किन चीज़ों का ध्यान देना है? जैसे एग्जांपल के लिए हमने फाउंडर अनफिल्टर्ड किया था, अब बहुत पुराना हो गया है, इंप्रेशंस आ रहे हैं थोड़े-थोड़े, बट मुझे लगता है इसको रीपैकेज किया जा सकता है। अब क्या मैं वीडियो के अंदर से फ़ोटो निकालूँ या उनकी लेटेस्ट फ़ोटो, अपनी लेटेस्ट फ़ोटो भी ले सकता हूँ? देखिए काफ़ी तरीके हैं इसको करने के। आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल, और ये चीज़ हमारे चैनल पे अभी हो रही है, अंकुर के चैनल पे, दीपिंदर के साथ अंकुर ने, जोमेटो के जो फाउंडर हैं, उनके साथ एक पॉडकास्ट किया था जोमेटो के ऑफिस में। बहुत अच्छा नहीं चला, बट हाँ कंसिडरेबल परफॉर्मेंस थी, बट वो स्टैग्नेट कर गया। वो वीडियो परफॉर्म कब कर रहा है? वो वीडियो परफॉर्म अब कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि दीपिंदर शार्क टैंक पे एज अ जज गए हैं। तो हमने शार्क टैंक से उनकी फ़ोटो थंबनेल पे डाल दी, वो सिनोनिमिटी क्रिएट करने के लिए, और वो वीडियो सिग्निफिकेंटली बेटर हो गया। तो बेसिकली रीइंडेक्सिंग का जो प्रोसेस है वो कोई सेट फ्रेमवर्क नहीं है। आप देखिए आप क्या कर सकते हैं उस थंबनेल में बिना लोगों को मिसगाइड किए। हमने एक भी बार नहीं बोला शार्क टैंक का कोई क्लिप है, शार्क टैंक में कुछ हो रहा है, अंकुर शार्क टैंक है, कुछ भी नहीं। कहीं मिसलीड नहीं किया हमने लोगों को। दीपिंदर की न्यू फोटो डाल दी है, जोमेटो फाउंडर, शार्क टैंक का थीम है, और वो वीडियो चैनल पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो रीइंडेक्सिंग कैन ऑल्सो स्मार्टली बी डन जब आप एंटिसिपेट कर रहे हैं कि जिनके साथ या जिस टॉपिक पे आपने वीडियो बनाया है
वहाँ कुछ हलचल हो रही है। मान लीजिए कि पेटीएम के आईपीओ के टाइम पे किसी ने वीडियो बनाया हो डिटेल में कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कैसे लेते हैं, कितना सब्सक्रिप्शन है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और अभी हाल ही में जो पेटीएम और आरबीआई की न्यूज़ हो रही है, अगर आप स्मार्टली इफ़ यू कैन फाइंड अ वे टू रीपैकेज द वीडियो, शुड यू बाय पेटीएम स्टॉक राइट नाउ, इवन इफ वो वीडियो पहले बना हो, पेटीएम के चक्कर में लोग वो वीडियो देखने आएंगे, उस वीडियो को ग्रोथ मिल जाएगी, रेलेवेंसी होनी चाहिए। इस केस में क्या होगा कि पेटीएम के आईपीओ के बारे में बात की है, ईवीडी री घट जाएगा। इंडेक्स सिर्फ हमने व्यूज लाने के लिए कर दिए तो ईवीडी गिर जाएगा, तो चैनल को एनीवे बेनिफिट नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करना। थिंक स्कूल को देखा है मैंने करते हुए ना, थिंक स्कूल बहुत स्मार्टली करता है, थंबनेल चेंज करता रहता है। जैसे कि कोई ब्रांड की एड बनाई, मतलब कोई ब्रांड की वीडियो बनाई थी, अब उस ब्रांड की नई टीवी एड आई है, तो उस टीवी एड से रिलेटेड पैकेजिंग कर देता है चीज। और ये काफ़ी स्मार्ट है और काफ़ी बेनिफिशियल भी है, और इंक्रीमेंटल गेन्स भी काफ़ी ज़्यादा मदद करती हैं जब वीडियो नया होता है। मिस्टर बीस्ट पहले 24 घंटे के अंदर 5-6 थंबनेल्स डाल के देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा ऑप्टिमल कौन सा है। वो क्योंकि शुरू के 24 घंटे में वीडियो को इम्प्रेशन सबसे ज़्यादा मिलते हैं, तो कोई भी अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो उस टाइम पे करने से बेटर कोई टाइम ही नहीं है। आप समझ लो उन 5-6 थंबनेल डाल के कि सबसे बेटर रिजल्ट किस पे ऑप्टिमाइज्ड है, आप उस थंबनेल को रहने दो। थंबनेल चेंज इसके लिए क्या ट्यूब बडी टाइप्स यूज करें या फिर मैनुअली कर सकते हैं, कोई डेटा ऐसा नहीं है जो यूट्यूब आपको नहीं देता है। शायद उसको प्रोक्योर करने का तरीका ऑटोमेटिक हो या मैनुअल हो, कुछ चीज़ आप डायरेक्ट एक्सेल शीट से डाउनलोड कर सकते हैं, अर्ली डेटा आपको मैनुअली लेना पड़ता है। बट अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो आप इतनी मेहनत क्यों ना करें, आप अपने आप को इतना स्ट्रेच क्यों ना करें कि अगर मैनुअली भी लेना पड़े तो आपको डेटा खुद बनाना नहीं है, यूट्यूब के पास सारा डेटा है, डैशबोर्ड्स बने हुए हैं, आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि मेरे पहले 200 के इम्प्रेशन पे मैंने ये थंबनेल डाला था जिसकी CTR 6% है, टोटल अभी 400 के इम्प्रेशन आ गए हैं और 200 से 400 के इम्प्रेशन में मेरी जो CTR है वो 8% है। मुझे पता चल गया मेरी दूसरी थंबनेल ज़्यादा अच्छी है, तो मैं वापस पहला थंबनेल नहीं डालूंगा, बट दूसरी थंबनेल रहे उसको भी स्टडी करने के लिए मेरे पास एक रीज़न होनी चाहिए जो कि वो इम्प्रेशन और CTR का डेटा मुझे बताएगा, और वो सारा डेटा यूट्यूब आपको देता है। तो बेसिकली डिग इन करना इम्पोर्टेंट है। तो अभी वीडियो से पहले आप डिस्कस कर रहे थे और बता रहे थे कि मैं आपको ये बता सकता हूँ कि किस दिन आपको वीडियो डालनी चाहिए, वो कैसे होता है? करने की भी वजह है ये कि इनिशियली आपका यूट्यूब का वीडियो जितना बेटर परफॉर्म करे, chances of long term traction are better. Initial performance is a fair indicator as to how a video is going to do in its long term performance. तो आप तभी चाहेंगे अपना वीडियो पुश करना जब आपकी ऑडियंस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो। तो समय का पता तो आपको बैकएंड से पता चल जाएगा, अगर आप एनालिटिक्स पे जाके ऑडियंसेस पे जाते हैं तो आपको पता चल जाएगा, जो पर्पल ग्राफ होती है उससे आपको पता चल जाएगा कि किस टाइम पे आपकी ऑडियंस हैवी है प्लेटफॉर्म पे। बट ऐसा भी हो सकता है कि ट्यूसडे और वेंसडे दोनों दिन सेम टाइम पे आपकी ऑडियंस ज़्यादा हैवी है, तो आप कैसे चूज़ करेंगे दोनों में से कौन सा दिन करना है? और दोनों में से एक ही दिन करना है क्योंकि हमने कंटेंट स्पेसिंग की भी बात की है, ज़रूरी होता है 48 से 72 घंटे का जो गैप होना चाहिए। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप बैकएंड पे जाके लास्ट 365 डेज का डेटा आप ले सकते हैं जो कि पिछले साल का आपका होगा, और डे वाइज व्यूज़ आप निकाल सकते हैं डेट पे सेलेक्ट करके। एक्सेल शीट पे आप या गूगल शीट्स पे जो डायरेक्ट इंपोर्ट होता है, आप डेट को डेज में कन्वर्ट कर सकते हैं और एक पिवट टेबल बना सकते हैं जो आपको बता देगा कि ऑन एन एवरेज संडे को आपके इतने व्यूज़ थे, मंडे को इतने, ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे इतने। उसमें से आप फिर ट्यूसडे और वेंसडे को आपको ऑलरेडी पता है कि परसेंटेज मेरा, निकाल के देख लो। हाँ 9 बजे इतना ट्रैफिक है दोनों दिन भारी, पर मैं किसको प्रायोरिटाइज करूँ, क्यों वेंसडे और ट्यूसडे में ज़्यादा व्यूज़ वेंसडे को है, मैं वेंसडे को पुश करूँगा। तो बेसिकली दैट्स हाउ यू गो अबाउट इट। बट मैं इसका भी एक टेम्पलेट साहिल आपको दे सकता हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं ताकि कोई भी अगर ये एक्सरसाइज कर रहा हो तो उसको पता चल जाए कि कौन से दिन को प्रायोरिटाइज करना चाहिए अपने लॉन्ग फॉर्म वीडियोस के लिए। छोटा सा सेक्शन शॉर्ट्स के लिए, शॉर्ट्स आइडियली शॉर्ट्स और लॉन्ग फॉर्म के बीच में कुछ स्पेस हो तो बहुत बेटर है। तो एट दिस पॉइंट इन टाइम आई फील लाइक दैट गैप इज एनीवेयर बिटवीन 6 to 8 आवर्स। तो अगर आप शाम को 6 बजे अपलोड कर रहे हैं अपना लॉन्ग फॉर्म, तो शॉर्ट को एम करिए कि आप 12 बजे के बाद ना डालें, और जिस भी टाइम पे डालें रोज सेम टाइम पे डालें। कंसिस्टेंसी यूट्यूब को बहुत पसंद है। तो शेड्यूल कर सकते हैं शॉर्ट्स को? बिल्कुल,
हर कंटेंट शेड्यूल किया जा सकता है। और कई लोग ये भी क्वेश्चन करते हो, मैं मोबाइल से यूज़ करता हूँ, यूट्यूब का ऐप यूज़ करके अपलोड करता हूँ तो ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, अगर मैं पीसी से करूँ तो नहीं आता। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारे गिमिक्स हैं। वेरी सिमिलर टू ट्रेंडिंग म्यूजिक डाल दे, वॉल्यूम कम कर दे, रील की रीच बढ़ जाएगी ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब टॉपिक के लिए भी कोई फ्रेमवर्क है क्या? टॉपिक की फ्रेमवर्क बेसिकली यही है। जब आप रीइंडेक्सिंग करेंगे तो हमने रीइंडेक्सिंग के लिए वो वीडियोस चूज की जिनकी सीटीआर ट्रेंड लाइन के नीचे थी। बट आप एक बार ये सोचिए कि वो कौन से वीडियोस है जिनकी सीटीआर ट्रेंड लाइन के ऊपर है। ये वो वीडियोस हैं दैट फॉर द नंबर ऑफ इंप्रेशंस दैट वीडियो हैज, द इंटरेस्ट ऑन देम इज हायर देन अदर वीडियोस ऑन द चैनल विद द सेम इंप्रेशन काउंट। इसकी एक लिस्ट बना के मैं साइड कर लेता हूँ। नीचे वालों को मैंने साइड कर दिया कि हाँ इस पे मैं रिवर्क करूंगा, ऊपर वालों को मैं साइड करके रख देता हूँ, इनसे मैं सीखूंगा। मैं इनसे सीखूंगा कि क्या कोई जॉनरा है जो बार बार आ रहा है इसमें जिसकी सीटीआर हाई है, क्या वो पर्सनल फाइनेंस है, क्या वो एजुकेशन है, क्या वो इंग्लिश टीचिंग है, क्या वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, क्या ये वो डेवलपर जॉब्स हैं। तो वो मुझे देख के समझना पड़ेगा। मान लीजिए पर्सनल फाइनेंस एज अ लर्निंग आ गई कि हाँ ये जो टॉप 100 वीडियोस हैं जिनकी सीटीआर ट्रेंड लाइन पे ऊपर है फॉर द इंप्रेशन काउंट दैट इट हैज़, आप मान लीजिए मुझे ये पता चल गया कि पर्सनल फाइनेंस इन 100 में से 70 वीडियोस हैं। तो अब मैं सिर्फ अगर इस पे ध्यान दे दूं कि हाँ पर्सनल फाइनेंस बना लेता हूँ सब कुछ बहुत सही हो जाएगा, वो भी गलत है। 70 वीडियोस का सैम्पल स्पेस बहुत बड़ा होता है। अब मैं उन 70 वीडियोस में से जाके देखूंगा क्या पर्सनल फाइनेंस की कोई स्पेसिफिक नीश है जो ज़्यादा चल रही है, क्या मैं एफडी के बारे में बोलता हूँ तो ज़्यादा अच्छा चलता है, क्या मैं गवर्नमेंट इन्वेस्टिंग स्कीम्स के बारे में बोलता हूँ तो ज़्यादा अच्छा चलता है, क्या मैं रियल एस्टेट के बारे में, क्या मैं कंपाउंडिंग के बारे में। 10 चीज़ें हैं। तो मैं जितना ज़्यादा अपना लर्निंग कंसाइज कर पाऊंगा, कंसंट्रेट कर पाऊंगा टू द बेस्ट परफॉर्मर्स, उतना बेटर है मेरे लिए। तो कोई भी एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हैं तो आप दो तरह से यूज़ कर सकते हैं। सीटीआर जिनकी कम है उनको आप रिवर्क करिए, जिनकी ज़्यादा है उनसे सीखिए कि आप आगे क्या बना सकते हैं। तो अब हम आ गए अपने फाइनल सेक्शन की तरफ जहां पर आप एडवाइस देने वाले हो जो लोग कंटेंट क्रिएशन में घुस रहे हैं या है, किन चीजों का ध्यान दे। ऑन टॉप ऑफ जो हमने ऑलरेडी बात कर ली, ऑफ कोर्स उन चीज़ों का तो ध्यान, डेटा का ध्यान बिल्कुल रखना ज़रूरी है। मेरा ये मानना है कि कंसिस्टेंसी, थिंक इसके ऊपर मेरे लिए क्रिएशन प्रोसेस में कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप एक बार कमिट कर रहे हो हाँ मैं हफ्ते में 7 शॉट डालूंगा, तो आप 2 साल तक बिना कुछ सोचे बिना कुछ क्वेश्चन किए डालिए। अगर आप ठान रहे हैं कि मैं 3 लॉन्ग फॉर्म वीडियोस हर हफ्ते डालूंगा, तो अब 2 साल तक बिना कुछ क्वेश्चन किए कॉन्स्टेंटली 730 दिन जो होते हैं वो चीज़ डालें। तब अगर ग्रोथ नहीं आई तब आप रुकें और क्वेश्चन करें। बट कई लोग ना 1 महीना 2 महीना 3 6 7 8 10 महीना डिमोटिवेट हो जाते हैं, कंटेंट बनाना रोक देते हैं। बट अगर आप 2 साल तक कंसिस्टेंटली क्रिएट कर रहे हैं एक प्रॉमिस्ड कंसिस्टेंसी पे, कमिटमेंट जो आपने कर दी है फ्रीक्वेंसी की उस पर क्रिएट कर रहे हैं 2 साल तक डेटा का ध्यान रखते हुए, तो बहुत मुश्किल होगी ग्रो नहीं कर पाने। तो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या कहेंगे साहिर, क्या वो सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ होगी एक नए क्रिएटर के लिए? एंजॉय करो, जर्नी को एंजॉय करो। कंटेंट बनाने में मजा आ रहा है तो बनाओ, नहीं आ रहा तो जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? आजकल सबके सब वानाबी कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, मजा आ नहीं रहा, बस कर रहे हो। देखो अभी हमने जो बात करी है ना, जरूरी नहीं है कि आप इसको एज अ यूट्यूबर यूज करो। आप इनकी तरह कंसल्टेंट भी बन सकते हो जहाँ पे आप लोगों की हेल्प कर सकते हो, बाकी चैनल्स को ग्रो करने में हेल्प कर सकते हो। जरूरी नहीं है कंटेंट क्रिएटर बनो। बट अगर आप कंटेंट क्रिएटर बनने का सोच रहे हो और आपको मजा आ रहा है, तो एक ही चीज है जो मैं हमेशा बोलता हूँ और ये हर जगह पे सेम डायलॉग बोलता हूँ, आर यू डूइंग योर बेस्ट। बस हर एक वीडियो में पूछो क्या ये बेस्ट था तुम्हारा जो तुम कर सकते थे? नहीं तो नेक्स्ट वाले वीडियो में इससे ज्यादा बेटर होना है। अगर आप हर वीडियो में ग्रो नहीं कर रहे हो तो मतलब बहुत बेकार चीज हो रही है। हर वीडियो से कुछ ना कुछ तो लेके निकलना ही है और अगली वीडियो उससे बेटर होनी चाहिए। और पिछली मतलब मान लो 50-100 वीडियो जब आप देखो ना, तो आपको हंसी आनी चाहिए अपने आप को देख के। जैसे अगर मैं अभी आज की अपनी पहली वीडियोस देखता हूँ स्टार्टिंग वाली, मैं बहुत हंसी आती है, मैं भाई क्या कर रहा था मैं। और मैं इतनी लंबी बात भी नहीं कर रहा, मैं 1-1.5 साल पहले की भी बात करके चलूँ ना, जहाँ पे मुझे लगता है मेरा कम्युनिकेशन अच्छा हो चुका था ऑन कैमरा, बट फिर भी मुझे लग रहा था मैं भाई क्या कर रहा था मैं, क्या कपड़े पहन रखे हैं मैंने, यार ये तो बोलना नहीं चाहिए था यूट्यूब पे, अरे कैमरा एंगल खराब है यार, कलर ग्रेडिंग खराब है यार, ये कट शार्प हो सकता था, यहाँ पे स्ट्रेच हो गया। तो बेसिकली क्या है, वो आप एज अ ह्यूमन ग्रो करते हो, तो वो ग्रो
बहुत जरूरी है, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन इतनी ज्यादा तेजी से चेंज हो रहा है, ग्रो नहीं होगे तो फिर ऑब्सोल्यूट हो जाओगे। तो थैंक यू, बहुत कुछ सिखाया, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स दे दिए आपने, बहुत सारी चीजें अपनी रोजी रोटी की ओपन कर दी है। तो थैंक यू, सबके सब थैंक यू कर दो पहले कमेंट सेक्शन ज्ञान में। बांटने से ही बढ़ता है। बहुत Seemed बढ़िया। like the right thing to do. तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है, उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।